नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। देखिए, यूएस का टैरिफ प्रहार भारतीय बाजार पर बेअसर होता हुआ साबित दिख रहा है और देखिए जिस तरीके से निचले स्तरों से रिकवरी दिखाई है, निफ्टी, बैंक निफ्टी सभी में आधा फीसदी की तेजी निचले स्तरों से 300 पॉइंट से ज्यादा सुधरकर 24,909 के लेवल पर निफ्टी कारोबार करता हुआ दिखेगा। इनफैक्ट मिड कैप और स्मॉल कैप ने भी काफी हद तक सुधार दिखाया है। ब्रेथ सुधर गया और जो सारे ही सेक्टर्स आपको लाल निशान में देखने को मिल रहे थे एफएमसीजी को छोड़कर, अब देखिए बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज और आईटी भी फ्लैट हुआ है। तो ओवरऑल मार्केट में सुधार तो दिखा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि एक्सपायरी का दिन अब यहाँ से मार्केट कैसे टर्न होगा, कौन से लेवल से अब इंपॉर्टेंट है, सब पे करेंगे चर्चा। लेकिन शुरुआत हेडलाइन से। ट्रम्प टैरिफ के झटके से उबरने में कामयाब बाजार, निचले स्तरों से निफ्टी करीब 300 पॉइंट उछलकर 24,900 के पार। बैंक निफ्टी में भी रौनक, मिड कैप और स्मॉल कैप में भी दिखा सुधार। अनुमान के मुताबिक नतीजों से भागा एचयूएल शेयर करीब 4% ज्यादा उभर कर बना निफ्टी का टॉप गेनर। पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा 7.5% बढ़ा। उधर दूसरे एफएमसीजी शेयरों में भी आज आया जोश, इंडेक्स करीब 2% मजबूत। अमेरिका के टैरिफ लगाने से टेक्सटाइल शेयरों का सेंटिमेंट बिगड़ा। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स और वेल्सपन लिविंग 5 से 4% टूटे। वहीं केपीआर मिल्स, वर्धमान टेक्सटाइल्स और अरविंद लिमिटेड में भी बिकवाली हावी। जियो फाइनेंस में मुकेश अंबानी का बड़ा दाव, प्रमोटर फैमिली करेगी करीब 16,000 करोड़ रुपए का निवेश। 316 रुपए 50 पैसे के भाव पर जारी होंगे 50 करोड़ वारंट्स। कन्वर्जन के बाद प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 47 से बढ़कर होगी 51%। शेयर करीब 3% भागा। अच्छे तिमाही नतीजों से केन्स में 10% की तेजी, बना वायदा का टॉप गेनर। वहीं इंडिगो भी करीब 3% भागा। उधर कमजोर रिजल्ट के बाद इंडस टावर में 4% की गिरावट। वहीं दूसरी ओर 50% बढ़ा अंबुजा सीमेंट का प्रॉफिट मार्जिन में भी दिखा सुधार। कराएंगे एफएमसीजी दिग्गज आईटीसी के Q1 के नंबर्स। करीब 2% बढ़ सकता है मुनाफा। वहीं रेवेन्यू में 0.4% की बढ़त संभव, लेकिन मार्जिन पर दबाव मुमकिन। वहीं टाटा पावर और यूपीएल समेत वायदा की 7 कंपनियां पेश करेंगी अपने तिमाही नतीजे। वर्स्ट केस सिनेरियो आज प्राइसिंग हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि आज मार्केट में ऑब्वियसली थोड़ा पैनिक होगा। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आज मंथली एक्सपायरी भी है। 2 दिन से मार्केट थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये ट्रेंडिंग डाउनवर्ड सीरीज रही है। ट्रेंडिंग डाउनवर्ड सीरीज में नॉर्मली आप एक्सपायरी वाले दिन सीरीज के एकदम एक्सट्रीम पर पहुंचते हैं, तो आज हम सीरीज के लो को हिट करेंगे। उसके बाद हो सकता है कि शुरू में थोड़े बहुत स्टॉप लॉसेस लगे हैं, थोड़ी सी मार्जिन कॉस्ट ट्रिगर हो, ये सब हो सकता है। भारत एक स्ट्रांग नेशन है और आई थिंक इस चीज में किसी को ये कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि जितनी जरूरत भारत को अमेरिका की है, शायद उतनी ही जरूरत या उससे ज्यादा जरूरत अमेरिका को भी भारत की है। भारत की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी में ये सब चीजें स्पीड ब्रेकर की तरह आती रहेंगी। पहले भी आई हैं, हमने कई बार देखी हैं और 10 साल के बाद आपको ये दिखाई भी नहीं देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक फुट नोट की तरह लिखा हुआ दिखाई देगा ये टैरिफ वाला पूरा का पूरा जो मामला था। तो अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो बिल्कुल बिना डरे डिप्स में बाइंग करिए। सुबह ये स्टैंड लेने वाला सीएनबीसी आवाज अकेला चैनल था जिसने कहा था कि मार्केट में शायद रिकवरी भी आ सकती है और उसी तरीके का रुझान देखने को मिला है। जो अनुज ने स्ट्रैटेजी आपके साथ मॉर्निंग में शेयर की थी, उसी हिसाब से मार्केट का रिएक्शन सो फार देखने को मिला है। फर्स्ट हाफ थोड़ा टफ था, लेकिन सेकंड हाफ अब बेहतर होता हुआ, जहां पर एक शानदार रिकवरी हम मार्केट्स में देख रहे हैं। दिन के ऊपरी स्तरों पर निफ्टी इस समय ट्रेड करते हुए सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल सर हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त फोन पर। अनुज जी, अभी प्रोमो में भी देखा हमने और सुबह सुन भी रही थी मैं आपको, और आपने जिक्र किया था इस बात का कि आपकी पर्सनल फीलिंग, इंट्यूशन बता रही है कि मार्केट इन ग्रीन ही क्लोज होगा। और जिस तरीके से निचले स्तरों से रिकवरी दिखाई है मार्केट ने, काबिल तारीफ आपकी एनालिसिस। सबसे पहले ये बताइए कि ये पकड़ आपको कैसे हुई कि मार्केट आज शायद रिकवरी दिखाए मार्केट? नहीं, देखिए श्रेया, वीरू, गुड आफ्टरनून। फ्रैंकली बोलूं तो एक व्यू ये था कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से पॉजिटिव हैं और ट्रेडिंग के हिसाब से नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू रखें। और अगर ट्रेडिंग में भी अगर आप व्यू ले रहे हैं तो शायद एक बार आज ग्रीन दिख जाए आपको, इसमें मुझे हैरानी नहीं होगी, क्योंकि एक पार्ट ऑफ द मार्केट की जो अनिश्चितता थी कि
टैरिफ डील, देखिए मार्केट ने अब वर्स्ट प्राइसिंग कर लिया है। अब मार्केट में आज सुबह खुलते ही 200 पॉइंट जब नीचे खुले, और ऑलरेडी जब हम इतना नीचे खुले थे, एक तरीके से हमने वर्स्ट, अब हमारे लिए वर्स्ट क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप बोल चुके हैं हम 25% टैरिफ लगाएंगे, पेनल्टी भी लगाएंगे, जो मर्जी लगा लो। देखिए हिंदुस्तान एक बहुत स्ट्रांग नेशन है, और एक चीज समझ लीजिए, यहाँ पर ट्रेड डील नहीं हुई है, इसका रीजन ये है कि हम अड़े हुए हैं, भारत अड़ा हुआ है। ये अमेरिका अड़ा हुआ है की बात नहीं, भारत अड़ा हुआ है। बाकी सब देश मान गए हैं, आप 25% लगा दीजिए, कोई कह रहा है आप 20% लगा दीजिए, कोई कह रहा है आप 35% लगा दीजिए। जो कमजोर देश हैं वो मान गए हैं श्रेया और वीरू, लेकिन हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है कि हम इक्वल फुटिंग पर खड़े हैं। और एक बात बताऊं मैं आपको, जो आज सुबह डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था पाकिस्तान को लेकर, उससे एक चीज क्लियर हो गई थी कि ये डोनाल्ड ट्रंप की खींच थी। वो जो लाइन उन्होंने लिखी थी ना कि मे बी इंडिया विल बाय ऑयल फ्रॉम पाकिस्तान, उससे एक चीज क्लियर हो गई थी कि ये डोनाल्ड ट्रंप की एक खींच थी कि इंडिया क्यों मेरे टर्म्स पर डील नहीं कर रहा है। और हम एक बहुत क्लियर है, हम अपने हिसाब से डील करेंगे, नहीं करना तो मत करिए। अब देखिए जिस तरीके से जो सामान भारत से अमेरिका जाता है, इवेंचुअली अगर अमेरिका टैरिफ लगाएगा तो वो टैरिफ किसको देना होगा? वो अमेरिकन बायर को ही देना होगा। इवेंचुअली वो अमेरिका के ऊपर ही नुकसानदायक होगा, हमारे ऊपर भी नुकसानदायक होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है कि हम उसको सह लेंगे, ठीक है। बाकी फार्मा आईटी वैसे ही उस टैरिफ के उससे बाहर है, तो इसके लिए कोई इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट मेरे ख्याल से है नहीं यहाँ पर। और ठीक है, ये एक जो आपने बात कही कि सुबह हम, जो मैंने एक व्यू लिया था कि शायद हम ग्रीन में ही बंद हो जाएं, वो थोड़ा सा एक मेरा एक इंट्यूशन भी था। कई बार मैंने देखा है हमारी मार्केट्स में ब्रेग्जिट वाला दिन था, हमारी मार्केट में डीमोनेटाइजेशन वाला दिन था, कई ऐसे दिन देखे हैं मैंने जहां पर हमारी मार्केट ने खुलते ही बॉटम बनाया है और उसके बाद मार्केट ग्रीन में भी आया है। तो ये एक रीजन था जिसकी वजह से मैंने आज सुबह एक व्यू लिया था कि हम ग्रीन में भी आज शायद एक बार के लिए आ सकते हैं। अब आखिरी के 1-1.5 घंटे में क्या होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है श्रेया। मैं वैसे फ्रैंकली बोलूं तो आज आज मैं मिस कर रहा हूँ वहां पर होना, क्योंकि आज मैं, अगर सुबह होता ना तो मैं We get it. आज मैं एक लाइन लेने वाला था। मैं सच बता रहा हूँ, अगर मैं आज सुबह होता तो ये जो मैंने लिया है कि हिंदुस्तान का दम देखो, मैं सुबह एक लाइन लेने वाला था कि आज हिंदुस्तान का दम दिखाएंगे हम। और ये भारतीय मार्केट ने आज जो किया है वो ये दिखाया है कि आप डोनाल्ड ट्रंप होंगे, अमेरिका के प्रेसिडेंट होंगे, लेकिन हमारा मुल्क भी, हमारा देश भी काफी स्ट्रांग देश है, और हम वो करेंगे जो हमारे लिए फेवरेबल है, ना कि जो आपके लिए फेवरेबल है। बाकी अनुज, जब आपने वो पाकिस्तान वाला ट्वीट भेजा था ना, तो मुझे एक ही चीज़ याद आई थी, वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, है ना। बिल्कुल। पर अनुज, हाँ। एक चीज़ और हुई आज। आप देखिए, एक तो वर्स्ट जो ये प्रश्न मैंने आपसे सुबह भी किया था कि ये 25% का टैरिफ विद एडिशनल पेनल्टी क्लॉसेस, क्या एक अंश, देखिए हमारी अर्निंग थोड़ी सी ख़राब थी इस बार, एक अंश का वर्स्ट केस प्ले हो चुका है। और दूसरी चीज़ अनुज, आज आप देखिए एचयूएल नवंबर के बाद अब तक के हाईएस्ट क्लस्टर पे, आज जिस प्रकार की एफएमसीजी की अर्निंग्स रही, एचयूएल के नंबर्स, ये हमारे लिए हाथ में एटलीस्ट एक पॉजिटिव और है ना। आज आप मानते हैं इस बात को, जिस प्रकार का मैं एक चीज बताऊं, बिल्कुल मैं एक चीज बोलूं, इसमें कई बार देखिए हम गलत पढ़ते हैं, लेकिन आज जो मार्केट का बिहेवियर है, अब आज का जो लो है मार्केट के लिए वो अब सैक्रोसैंक्ट है, और यहाँ से अगर ये लो ना टूटे तो मतलब मुझे हैरानी नहीं होगी कि एक खराब सीरीज हमने पुट बिहाइंड की, आज हमने सीरीज का लो भी लगाया, और अब वो सीरीज का जो भी लो है, आज का जो भी लेवल है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है क्योंकि मैं मार्केट को मिनट बाय मिनट ट्रैक नहीं कर रहा हूँ आज, लेकिन जो भी आज का लो रहा वो अब आपका एक सैक्रोसैंक्ट स्टॉप होगा। जो बात आपने लीवर के संदर्भ में कही, आई थिंक वो इंपॉर्टेंट है। एशियन पेंट्स के नंबर भी बुरे नहीं थे वीरू, अगर ये मार्केट अच्छी होती तो एशियन पेंट्स भी आज अब तक 2400-2500 के ऊपर पहुंच चुका होता। तो एफएमसीजी की जो बड़ी कंपनियां, उनकी अर्निंग्स मुझे खराब बिल्कुल नहीं लगी। हाँ, कोटक की अर्निंग्स खराब थी, उसकी वजह से थोड़ा प्रेशर आया था मार्केट के ऊपर, लेकिन ठीक है ओवरऑल अभी भी मेरा व्यू यही है मार्केट को लेकर कि आज जिस तरीके का प्राइस बिहेवियर मार्केट ने दिया है, और जब भी मार्केट खराब खबर पर चले वो मार्केट एक तरीके का एक आपको हार्ड बॉटम बनाता है। तो आज मार्केट ने हो सकता है हार्ड बॉटम बनाया, हम गलत हो सकते हैं, लेकिन ये व्यू रहेगा। और लेकिन मुझे खुशी इस चीज से है, आज मैं सच बताऊं तो मैं हालांकि छुट्टी पर हूं, मुझे लेकिन काफी लोगों के मैसेजेस आए उस सुबह की मेरे उस व्यू के ऊपर कि उन्होंने उससे फायदा हुआ। मुझे इस चीज से खुशी है कि आज हम पैनिक नहीं करे, आज हम बहुत ज्यादा गिरे नहीं, आज हम कैपिटुलेट नहीं करे, क्योंकि आज अगर हमारी मार्केट गिर जाती तो हेडलाइन बनती सुबह सुबह कि अमेरिका के टैरिफ टेंट्रम से भारतीय मार्केट का बुरा हाल। अब क्या हेडलाइन बनेगी सोचिए, अगर 1-1.5 घंटे मार्केट टिका रहा तो कि इंडिया शोज अमेरिका वी डोंट केयर, ठीक है ना। मतलब ये, और एंड ट्रम्प मोर देन अमेरिका इट्स ट्रम्प। देखिए एक चीज समझ लीजिए, खुद डोनाल्ड ट्रम्प सबसे ज्यादा नुकसान अपने खुद के देश का कर रहे हैं, ये चीज उनको रियलाइज होगी, बहुत जल्दी रियलाइज होगी। और मैं तो एक और चीज बता रहा हूँ आपको वीरू, मुझे हैरानी नहीं होगी अगर आज शाम को ही उनका एक और ट्रूथ आ जाए कि भारत डील के लिए तैयार हो गया है, भले ही वो
खुद डील के लिए तैयार हो गए हों, लेकिन डील होगी भारत के साथ और अच्छी डील होगी, 25% से कम टैरिफ पर डील होगी, ये भी मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने अनुज जी। अब हेडलाइन भी यही बन रही है कि यूएस का टैरिफ टेंट्रम का प्रहार भारतीय बाजार पर बेअसर होता हुआ दिख रहा है। बहुत शुक्रिया, इंपॉर्टेंट दिन में आज हमारे साथ आप जुड़े और अपनी एनालिसिस रखे आपने, और लोगों को ज़रूरत भी थी इस चीज़ की। शुक्रिया आपके समय के लिए। वीरेंद्र जी, वेरी गुड आफ्टरनून। डिस्कस कर रहे थे जो 25% का टैरिफ भारत पे लगाया अमेरिका ने, उसको तो हमने अब इधर का उधर कर दिया, एज इफ वी डोंट केयर नाउ। लेकिन लेवल्स कैसे लग रहे हैं अब आपको? अब कौन से इंपॉर्टेंट लेवल, एक्सपायरी का दिन भी है, तो कैसे प्ले करें इस मार्केट को? कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी? जी देखिए श्रेया, पहले निफ्टी बात करते हैं। सुबह का बेस वन लेके आइए स्क्रीन पे। देखिए श्रेया, लगभग परसों हमने इसी लेवल पे अपना शॉर्ट कवर किया था, इसी लेवल पे। बेस वन क्या था? दैट्स 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। अब उस बेस वन पे तीन चीज़ें डिफाइंड थी, 100 डे मा, 20 वे मा, और मोस्ट स्पेशली एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से 24,600, 24,500 पुट राइटर्स के जोन थे। मेरा क्लियर कट सेंस था, कमेंट्री में क्लियरली मेंशन था, बाय डिप्स, शुरुआती 1 घंटे के डिप्स को बाय करिएगा थोड़ा देख कर, और अगर आप बहुत ही एग्रेसिव ट्रेडर हैं थ्रू नेक्स्ट वीकली कॉल्स। डायरेक्टर साहब बेस वन ले आइए स्क्रीन पे, वो बेस वन को डिप को बाय कीजिएगा। श्रेया, वो पॉइंट था 24,640 और 24,588। गया निफ्टी एग्जैक्टली उसी ब्रैकेट को छुआ, और उसके बाद अब आपकी स्क्रीन पे आप डे हाई पे। श्रेया, जो आपने प्रश्न पूछा ना, ये क्लोजिंग, श्रेया ये प्राइस एग्जैक्टली 943, यहाँ पर निफ्टी के इस वक्त 2 एवरेजेस गिर रहे हैं, 2 एवरेजेस। मैंने 12 बजे के कार्यक्रम में कहा था कि मेरा व्यू था बाय डिप्स टुवर्ड्स बेस वन। मैं 850 पर न्यूट्रल ट्रजेक्टरी पर, जहाँ पे प्रीवियस क्लोज था, ट्रेड को लाके छोड़ दूंगा। बट अगर ये निकला तो अब हम इस प्राइस पे 951, श्रेया ये है 50 और 10 दोनों। अब आप यकीन मान के चलिए, अगर आप इस ट्रजेक्टरी के ऊपर 955 के ऊपर सेटल हो गए ना श्रेया, तो ये क्लोजिंग आपको कुछ भी दे सकती है, इवन 25,036 पे। अब 25,036 क्या है? 25,036 इज योर फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। बट मैम श्रेया, आप यकीन मानिए, 650 से 750, 750 से 850, 850 से 950, 300 पॉइंट एक डे ट्रेडर के लिए ऑन ए सिंगल डे इज क्वाइट इनफ। बहुत अच्छे रिवॉर्ड है वो। लेकिन जो सेकेंड हाफ का कन्विक्शन आया ना श्रेया, वो आया था बैंक निफ्टी से। 12 बजे मैंने अपनी कमेंट्री में एग्जैक्टली कहा, नाउ कीप अ आई ऑन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी एग्जैक्टली 12:18 पर अपना 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज एट 56,113 क्रॉस कर रहा था। मैंने कहा था इस पर नजर रखिए, ये देगा आपको सेकंड हाफ के लिए रिवॉर्ड। श्रेया, वहां से करीब 250 पॉइंट चल चुका है। मैं निफ्टी पे एक बात कहता हूं, अगर आपने एक डे ट्रेडर के तौर पे सुबह के डिप को बाय किया, अच्छी बात है, अच्छा रिवॉर्ड आपके पास है, बुक भी कर सकते हैं आप। बट याद रखिएगा 950, 955 अगर इसके ऊपर सेटल हो गए तो आपको 25,050 भी मिल सकता है। दैट इज फॉलिंग 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। लेकिन श्रेया, मेन बात यह है कि आपने आज 100 डेमा को सेकेंड टाइम डिफेंड किया। दैट्स इंपॉर्टेंट, वो मीडियम टर्म प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है श्रेया। बिल्कुल। निफ्टी की तो ये कुछ लेवल्स जो आपको ध्यान में रखने हैं। बैंक निफ्टी पे क्या स्ट्रेटजी? हालांकि आपने जिक्र किया बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा था, जिसकी वजह से आपका कन्विक्शन और स्ट्रांग होता हुआ नजर आया। अब कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट बैंक निफ्टी पे? ये तेजी टिकाऊ लग रही है आपको? कौन से लेवल्स वॉच करने चाहिए? देखिए श्रेया, अगर आप कंपैरिजन करें निफ्टी वर्सेस निफ्टी बैंक अभी भी ऊपर है। हमने आज निफ्टी पे पुल बैक लिया 100 डेमा से, निफ्टी बैंक ने पुल बैक लिया, निफ्टी बैंक ट्रेड करा 50 डेमा पे। दैट्स सफिशिएंट टाइम इन डिफरेंशियल, बहुत बड़ा डिफरेंशियल है। डायरेक्टर साहब, तेरा बेस लेके आइएगा। देखिए श्रेया, आज क्या था, ये जो गैप डाउन था ना 200 पॉइंट का, ये निफ्टी बैंक को एक ऐसे सर्कमस्टेंसेस में डाल रहा था जिसमें ये जाना नहीं चाहता था। डायरेक्टर साहब, जरा वो पिछले सेशन का पिरामिड लेके आएंगे। 56,000 पे पुट बिकी हुई थी, गजब तरीके से बिकी हुई थी 56,000 की पुट। और इसी जोन में 56,000 के आसपास ये देखिए श्रेया, ये वाइल्ड ऑरेंज कैंडल गजब बिकी हुई थी पुट ये। और सुबह जरा प्लीज बेस लेके आइए। मैंने एक कमेंट्री में क्लियरली बात की थी कि इफ वी सस्टेन अबव बेस वन, दैट्स 50, दैट्स पुट राइटर जोन, एक इमीडिएट शार्प फॉल आएगा टुवर्ड्स बेस वन। मैंने उस पर लिखा था
आपको फिंगर फर्स्ट होना पड़ेगा उसके लिए। बेस 1 अगर टूटा तो बेस 2 तक का डिप 585 एग्जैक्टली शेयर यही लो है। और कमेंट्री में 4th लाइन स्पेशली लिखी थी दैट सेकंड बेस is quite capable, is more than capable for generating a strong pullback towards again 56,000. गया बाजार बेस 2 को टेस्ट किया, फिर 56,113 तक का पुल बैक और अब 113 पे 12:18 पे उसने 50 डेमा पार कर लिया। श्रेया, इस आंकड़े के मुताबिक अगर हम थोड़ा सा 362, 365 के ऊपर सस्टेन कर गए तो बैंक निफ्टी का अगला लक्ष्य बनेगा करीब करीब 56,500 से 56,590, जहां पे 50 डिमा है। पर श्रेया, मैं आपको फिर बात बोल रहा हूं, एज अ डे ट्रेडर आप पैसा बना चुके हैं। इस क्लोज का मतलब अगले सीरीज के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा होगा। जो अनुज में बात कर रहे थे ना श्रेया कि आज एचयूएल का क्लोज बहुत स्ट्रांग है, एचयूएल नवंबर के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लस्टर पे खोल गया। तो नाउ आपके पास क्या है? आपके पास स्ट्रांग एफएमसीजी है, स्ट्रांग फार्मा। तो ये जो आज कैंडल्स क्रिएट हुई हैं, 50 डेमा के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज कर रहा है, 100 डेमा पे निफ्टी ने सपोर्ट लिया, इसका इम्पैक्ट अगली सीरीज पे ज़्यादा होगा। वो बड़ा कैच है यहाँ से श्रेया। अगली सीरीज के लिए जो कैंडल्स बनी है एचयूएल फार्मा निफ्टी के अगली सीरीज के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण और लेवल्स बता दिए गए आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, जो आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात करते हैं, क्योंकि रिकवरी अच्छी हुई है मार्केट में। तो शुरुआत करेंगे तेजी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे, कहां कहां आज अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आई। केन्सटेक नतीजे काफ़ी अच्छे थे, नतीजे कैसे रहे बोर्ड मैनेजमेंट से भी बात करेंगे। 10% के करीब आज केन्सटेक उछल गया। डिलीवरी 4% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर। एचयूएल अगेन रिजल्ट के बलबूते यहाँ पे दौड़ गया, ये 4% से ज़्यादा। जियो फाइनेंशियल में जो बड़ी खबर आई उसके बाद देखिए 3.5% के करीब यहाँ पे खरीदारी होती हुई नजर आई है। इटर्नल पूरा एफएमसीजी और कंजम्पशन स्पेस की बात करें तो वहाँ पे आज बाइंग नजर आती हुई दिख रही है। 2.5% के करीब इटर्नल चढ़ गया। कोटक महिंद्रा बैंक साथ दे रहा है आज की रिकवरी में। 1.5% की तेजी यहाँ पे। एफएमसीजी पैक तो है ही रडार पर। आईटीसी 1.5% और नेस्ले इंडिया भी यहाँ पे 1.5% की तेजी के साथ कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कहाँ पे थोड़ा प्रेशर था? आरती इंडस्ट्रीज, इंडस्टार यहाँ पे थोड़ा प्रेशर। 5.5% की गिरावट के साथ आरती इंडस्ट्रीज कारोबार कर रहे हैं। इंडस्टार में भी 4.5% की गिरावट। इनफैक्ट हिंदुस्तान कॉपर और बिरला सॉफ्ट में भी आज सुस्ती 4.5% और 3.5% के करीब आपको देखने को मिलेगी। अडानी इंटरप्राइजेस थोड़ा ड्रैग कर रहा है, 1.5% की गिरावट। डॉक्टर रेड्डी टूट गया 1%। रिलायंस भी 1% के करीब गिरता हुआ। और भारतीय एयरटेल भी आज आप देखें तो कंट्रीब्यूट कर रहा है थोड़ा गिरावट में। 1% आधी फीसदी के करीब भारतीय एयरटेल में गिरावट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं शो में और कार्यक्रम का क्रम समझते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे जेएम फाइनेंशियल के आशीष चतुर्मोता। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, सच्चिदानंद उत्तेकर, प्रशांत सावंत, अमित सेठ और रुचित जैन से। 2:15 पर यतिन मोता बताएंगे आपको एचयूएल में तेजी क्यों है। 2:20 पर बोर्ड रूम में नतीजों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे केन्सटेक के होल टाइम डायरेक्टर और सीएफओ जयराम पी संपत। 2:30 बजे जुलाई ऑटो सेल्स का अनुमान लेकर आएंगे। तिनमुता 2:45 पर आईटीसी के नतीजों का प्रीव्यू लेकर आएंगे। मंगलम मालू साथी टाटा पावर के नतीजों का अनुमान बताएंगे आशीष चतुर्वेदी। और कंचन नौटियाल बताएंगे एलआईसी हाउसिंग के नतीजे कैसे रह सकते हैं। 2:50 पर बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे आनंद राठी वेल्थ के ज्वाइंट सीईओ फिरोज अजीज। 3:05 पर यतिन मोता आपको बताएंगे डीलिंग रूम के किन शेयरों पर फोकस है। 3:10 पे वीरेंद्र से कल के लिए स्ट्रैटेजी। 3:15 पे बीटीएसटी एसटीबीटी कॉल्स। चलिए पैनल आपकी स्क्रीन पे हैं। शेयर से आपने क्रम समझा और ट्रेंडिंग स्टॉक समझे। अब आते हैं आज के स्टॉक्स पे। प्रकाश, सो फार सो गुड। और आज सुबह से अगर आप देखें, कभी कभी बाजार जब चलता है ना तो अच्छा लगता है, रोज ही अच्छा लगता है जब बाजार चलता है, लेकिन कभी कभी सुकून मिलता है। आज वो सुकून वाला दिन है ना प्रकाश सर? ट्रेड क्या रहेगा आपका? बिल्कुल वीरू, ऐसी बात है, अगर ट्रम्प टैरिफ और पेनल्टी के बाद ही मार्केट चलता है फिर डील क्यों करना? चलने दो ना। बिल्कुल, स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त वो है डिलीवरी। 426 और 27 के बीच में ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लगाना चाहिए 420 का। नियर टर्म टारगेट 440 टू 445, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए। आज का जो बार बना है, बढ़िया बार बना है। हो सकता है कि ये आज भी हो सकता है एक स्पिल ओवर ट्रेड कल तक भी बन सकता है। यस, डिलीवरी पर ध्यान देना चाहिए। डिलीवरी डे हाई पर स्ट्रॉन्ग काउंटर यहाँ पे खरीदारी की राय गावस्कर की तरफ से। मानस जी, वेरी गुड आफ्टरनून। बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो देखिए, गोदरेज सीपी पे खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और 10 और 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया।
आई थिंक स्टॉक अपने जो प्रीवियस हाई है 1300 रुपए उसको वापस टेस्ट कर सकता है, इसलिए गोदरेज सीपी में 1239 के स्टॉप लॉस से 1300 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है। कैश लेवल्स हैं, चाहे तो ऑप्शन ट्रेड ले ले। अगस्त मंथ का 1260 का कॉल ऑप्शन 38 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आपको 26 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 60 रुपए के टारगेट सेट करना है। जी हम देखिए, गोदरेज सीपी की कॉल में एक बहुत बड़ा चीज़ छुपी है जो मैंने अनुज से भी प्रश्न पूछा था, एचयूएल की मीनिंग। जरा डायरेक्टर साहब, निफ्टी एफएमसीजी की जरा प्लीज़ कैंडल लेके आइएगा। कैंडल, यस, यानी 1 फरवरी को जब बजट आया था, जब उस दिन की कैंडल के अनुपात में ये, हालांकि कैंडल फिर भी कम है, बट दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंट्राडे स्विंग ऑफ एफएमसीजी इन लास्ट आई थिंक 9 अप्रैल के बाद। और इस कैंडल का वेटेज महत्व इसलिए है क्योंकि इस कैंडल के पीछे खड़ी है अर्निंग्स। याद रखिएगा, बहुत बड़ी चीज़ है। आज हम जितने भी पुलबैक की बात कर रहे हैं ना, इसके पीछे बड़ा कारण है सुबह 9:15 से लेकर लगभग 12:10 तक बाजार के डाउनसाइड को रेस्ट्रिक्ट किया सिंगल हैंडेडली एचयूएल ने। तो एचयूएल की इंपॉर्टेंस कल समझिएगा आप, जब हाउस व्यूज आएंगे, शेयर से बात कर रहे होंगे, आशीष से बात कर रहे होंगे। स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल पोस्ट अप्रैल। अमित जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्वीट क्या रहेगा? जी गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून श्रेया जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी, मॉर्निंग में ब्रिटानिया दिया था, मैं उसी के साथ जाऊंगा। ब्रिटानिया का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। इनफैक्ट कल के सत्र में भी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल थी और आज एक हम स्ट्रॉन्ग फॉलोअप देख रहे हैं। स्टॉक 50 डेमा से रिगेन कर रहा है, फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट है और यहाँ पे हायर हाई लोज बन रहे हैं। तो ट्रेंडिंग स्टॉक है, इसे बाय करें। 5750 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स हमारे रहेंगे 5950 के। ट्रेंडिंग स्टॉक है ब्रिटानिया और पूरा एफएमसीजी पैक ही आज ट्रेंडिंग नजर आ रहा है, खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। तो ब्रिटानिया खरीदारी की राय अमित जी की तरफ से। प्रशांत जी, वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी पिक क्या होगी? जी दरअसल मेरी पिक भी ब्रिटानिया थी, बट क्योंकि अमित जी ने वो डिस्कस कर लिया तो मैं चेंज करना चाहूंगा और पीआई इंडस्ट्रीज के साथ रहना चाहूंगा। यहाँ पे जो रेंज ब्रेकआउट हुआ था वो रिटेस्ट हो चुका है, मुझे लग रहा है यहाँ से स्टॉक टेक ऑफ हो सकता है और अभी करीबन 4250 के आसपास स्पॉट ट्रेड कर रहा है। मैं यहाँ स्टॉप लॉस रखूंगा 4195, 4195 स्पॉट लेवल। यहाँ से जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 4350, 4350। सही बात है, बिल्कुल सही करा आपने प्रशांत जी। एक ही ब्रिटानिया कितने लोग ले जाएंगे अपने साथ? अब चॉइस आपको चेंज करनी पड़ी। आप पीआई इंडस्ट्रीज पिक कर रहे हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है पीआई इंडस्ट्रीज। सचिन, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। वीरेंद्र जी, यहाँ पर मारुति में काफी दिनों से एक पर्टिकुलर रेंज बाउंड मूव नजर आ रही है, बट अगर हम इसका डेटा पिछले 3 दिनों से देखें तो एक अच्छी रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस रही है डिस्पाइट ऑफ मार्केट वीकनेस। यहाँ पर कहीं भी रिवर्सल्स नहीं हुए थे, ब्रेकडाउन्स नहीं हुए थे। इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी, जिस तरीके से इसने एक बेस को रिस्पेक्ट किया है 12300 के, वहीं से वापस अपमूव शुरू हुई है, तो मुझे लग रहा है गोइंग फॉरवर्ड अगस्त सीरीज में ये रेंज का एक ब्रेकआउट नजर आना चाहिए। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है इसका, जो इंपॉर्टेंट एवरेज सपोर्ट है लगभग अराउंड 12400 के आसपास अभी फिलहाल शिफ्ट हो चुका है। तो यहाँ पर 12,380 के स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी मारुति के अगस्त के फ्यूचर्स में। हो सकता है कि 1 से 2 दिनों में ही लगभग अराउंड 12,770 से 13,000 तक की 12,900 तक की एक अपमूव यहाँ पर ट्रिगर हो जाए। सो खरीदारी करने की सलाह होगी मारुति के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 12,380 पे लगाना है। मारुति सुजुकी फ्यूचर्स में खरीदारी की राय सचिन जी की तरफ से। तो टेक्निकल कॉल्स हमने अब सब पूरी कर ली, एक करके आपके स्क्रीन पर रख देते ताकि आप नोट डाउन कर लीजिए। गाबर सर ने डिलीवरी चूज किया, काफ़ी शानदार काउंटर। यहाँ पे खरीदारी की राय 445 तक के टारगेट देख रहे हैं, 420 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। मानस जी कह रहे हैं आप गोदरेज सीपी पर हाथ लगा सकते हैं, पूरा पैक ही आज यहाँ पर ट्रेंडिंग है और यहाँ पे खरीदारी की राय टारगेट 1300 के तक देख रहे हैं वो। और स्टॉप ये देखिए, ये वायदा का है, वो पहले कैश का था। अमित जी कह रहे हैं ब्रिटानिया पे खरीदारी कीजिए और यहाँ पे भी खरीदारी की राय उनकी तरफ से। टारगेट तो स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर होंगे, 5750 तक के आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। प्रशांत जी ने पीआई इंडस्ट्रीज चुना, पहले पिक तो हालांकि उनकी ब्रिटानिया थी। यहाँ पे खरीदारी की राय 4350 तक के टारगेट प्राइस, 4195 का स्टॉप लॉस। सचिन जी ने अभी पिक किया मारुति सुजुकी के फ्यूचर्स में खरीदारी की राय उनकी तरफ से, 12700 के टारगेट, 12380 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। फिलहाल ये
टेक्निकल कॉल्स हो गए पूरे। अब चलते फंडामेंटल आइडिया के लिए आशीष चतुर्मोता जी के पास। आशीष जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए कौन सा स्टॉक आपने पिक किया है, कहाँ पे लग सकती है बेट? गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। देखिए, हमें जो स्टॉक पसंद है वो डोमेस्टिक थीम को के ऊपर फोकस्ड है और हेल्थ केयर पे फोकस्ड है। और वहाँ हमें लगता है कि एस्टर डीएम हेल्थ केयर जो कंपनी है वो हमें काफ़ी पसंद है, क्योंकि कंपनी का अगर से आप देखेंगे तो जो ये हॉस्पिटल बिजनेस में है और ऑलमोस्ट 19 हॉस्पिटल्स इस समय पे ये कंपनी ऑपरेट कर रही है। करीब करीब 4,800 बेड्स की कैपेसिटी है और आने वाले समय में 2600 नए बेड्स ऐड करने की तैयारी कर रहे हैं। मोटा मोटी हमारा मानना है कि 7,800 बेड्स की कैपेसिटी ये कंपनी क्रिएट कर लेगी। साउथ इंडिया के अंदर में एक तरीके का नंबर 1 प्लेयर एस्टर डीएम है। केरला में पर्टिकुलरली दे आर नंबर 1। तो ये एक बहुत ही और इन रीजन्स में आप देखेंगे जो रियलाइजेशन वो काफ़ी इंप्रूव आते हैं। तो एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड अगर से आप देखें इस कंपनी का तो करीब करीब 44,000 रुपीज़ के आसपास आता है, जबकि यही नंबर इसी हॉस्पिटल चेन में हमने देखा था कि जो नंबर थे वो 32-33,000 के आसपास हुआ करते थे। तो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट जंप एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड पे हमें देखने को नजर आ रहा है। और साथ ही साथ मार्जिन्स में एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हमें देखने को नजर आ रहा है। तो क्लियरली एक मार्जिन के अंदर में भी हमें लगता है कि इंप्रूवमेंट काफी अच्छे होते हुए देखने को नजर आएंगे। ऑल इन ऑल ये स्टॉक अगर से आप देखें वैल्यूएशन के टर्म पे तो 33-34 टाइम्स ईवी एबिटा पे ट्रेड कर रहे हैं, जो कि इन लाइन विद द पीयर्स है। और जिस तरह से ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है उसको देखते हुए हमें लगता है कि एक अच्छी अपसाइड यहाँ पर देखने को नजर आएगी। टेक्निकली आप देखें तो स्टॉक कंसिस्टेंटली अपने सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर पे स्टॉक ने 580 पे एक बहुत मजबूत बेस बनाया है। ये बेस अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो मेरा मानना है 720 रुपए तक के स्तर आपको एस्टर डीएम के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। 720 तक इस तरह एस्टर डीएम में फिलहाल ये टारगेट देके चल रहे हैं आशीष चतुर्मोता जी। एस्टर डीएम आपको फोकस में रखना चाहिए, 720 तक का टारगेट, 580 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। एफएमसीजी पैक का आज फोकस में आप देखिए, जिस तरीके से पूरा पैक 1.5% की तेज़ी के साथ आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट ज़्यादातर आप कॉल्स भी देख लीजिए तो गोदरेज सीपी, साथ ही ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स उठाए गए इस स्पेस से। लेकिन एचयूएल आज फोकस में शानदार नतीजा है, इसकी 4% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ अभी कारोबार करता हुआ नजर आएगा आपको डे हाई पर एचयूएल। लेकिन बाजार को ऐसा क्या पसंद आ गया, नतीजों में क्या था, ये समझने के लिए यतिन जी के पास चलते हैं। यतिन जी बताइए, एचयूएल आज 4% की तेज़ी के साथ कारोबार करता हुआ है। गुड आफ्टरनून श्रेया। और अगर हम एचयूएल के नंबर्स की बात करें तो अनुमान से स्लाइटली बेटर आपको नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट जो वॉल्यूम ग्रोथ भी है वो 4% आई है, जबकि अनुमान 3 से 4% के आसपास था। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यूज़ में 4% की बढ़त और मुनाफे में 8% की बढ़त। और ऑब्वियसली जो एफएमसीजी कंपनियों की क्वार्टर की शुरुआत में कमेंट्री थी उस तर्ज पे एचयूएल को लगता है कि आने वाला जो फेस्टिव सीज़न है, आने वाला जो मॉनसून सीज़न है, उसके कारण जो कंजम्पशन देखने को मिल रहा है खास करके रूरल मार्केट्स में, उसके कारण आगे जाके मार्जिन्स और ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ में सुधार देखने को मिलेगा। अगर हम सेगमेंटल परफॉर्मेंस की बात करें तो होम केयर सेगमेंट में 2% की बढ़ोतरी देखने को मिली। ब्यूटी और जो ओवरऑल वेलनेस सेगमेंट है यहाँ आपको 5% का ग्रोथ देखने को मिला। पर्सनल केयर में 6.5% और फूड सेगमेंट में लगभग 4.5% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली। तो सेगमेंटल परफॉर्मेंस काफ़ी मजबूत रहा। इनफैक्ट मैनेजमेंट को लगता है कि डिमांड अब स्टेबल है और आगे जाके आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मार्जिन्स जो है 22 से 23% के आसपास का गाइडेंस दिया है मैनेजमेंट ने और वॉल्यूम ग्रोथ पे फोकस आगे जाके मैनेजमेंट का रहेगा। शेयर में रिजल्ट्स के बाद 4% की बढ़ोतरी देख रहे हैं एफएनओ सेगमेंट में और एफएमसीजी सेगमेंट में, दोनों में ही टॉप गेनर ये बना हुआ है। जी यतिन, शुक्रिया आपका। अभी आपसे और भी कुछ पहलुओं पे बातचीत करनी है, बट यस, आज के हमारे इस पूरे बाजार का एक महत्वपूर्ण अंश, देखिए सिर्फ इंटरडे ट्रेड्स का मतलब नहीं होता है, बात ये होता है अर्निंग्स कैसी थी, वो पूरे सेक्टर को कहाँ जाके खड़ा कर रही हैं। मीनवाइल सन फार्मा के नंबर हैं और मेरे ख्याल से मुनाफा तो थोड़ा सा अगर आप देखें डाइवर्जेंस है, यहाँ पे 2836 करोड़ से घटकर करीब 2280 करोड़ के आसपास रहा, जबकि एक्सपेक्टेशन करीब 3180 करोड़ रुपए की थी। और टॉप लाइन में करीब करीब 13,391 करोड़ रुपए वर्सेस 12,653 करोड़ रुपए। बट मैं यूएस बिजनेस का जो एग्जैक्टली अगर आप देखें कंट्रीब्यूशन और ग्रोथ है वो देखना चाहूँगा। बट प्राइमा फेस से अगर आप देखें तो देखिए, मैं कल भी बात आपसे ये कह रहा था, इट्स ऑल अबाउट प्लेसमेंट। इसकी प्लेसमेंट मेरे ख्याल से फार्मा स्पेस में सबसे म्यूटेड थे। कहाँ दिवीज लैब, कहाँ सन फार्म, ये कहाँ आपका लॉरस। मैं नॉट एग्जैक्टली, इट्स अबाउट सेगमेंट, मैं सेगमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, बट प्लेसमेंट बहुत अगर आप देखें इसकी नेगेटिव थी। कल इसने सारे एवरेजेस के ऊपर एक क्लोज दिया था।
प्लेसमेंट बहुत एग्रेसिव नहीं है, अब देखते हैं कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि अभी बहुत सारे नंबर्स आने हैं। बट एट 1732 कैसा मूव आ रहा है इसमें, जरा एक बार इंट्राडे स्विंग्स को देखते हैं। डायरेक्टर साहब ये देखिए, स्विंग्स तो अच्छे हैं और एबिटा 3608 करोड़ से बढ़कर करीब करीब 4302 करोड़ रुपए, ये आई थिंक एक स्पेस प्रोवाइड करेगा ऊपर की तरफ। आशीष, नंबर्स कैसे लग रहे हैं आपको, मतलब आशीष चतुर्मोता जी, फार्मा में बहुत ही नेगेटिव प्लेसमेंट थी, हार्डली अभी 200 डेमा के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर रहा है, आपका सन फार्मा पे टेक इस वक्त? नहीं देखिए, बिल्कुल सन फार्मा के अंदर में अब आप देखेंगे स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है। और हमने देखा है कि आज जो पूरे टैरिफ रिलेटेड डिस्कशन में भी ये बात हुई कि भी फार्मा सेक्टर को कहीं ना कहीं exempt रखा है इस पूरे टैरिफ की सिचुएशन में, और इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं शॉर्टर टर्म में एटलीस्ट फार्मा कंपनीज को देखने को नजर आएगा। और मुझे लगता है कि जो रिजल्ट्स है वो भी अच्छे हैं, क्योंकि मार्जिन्स में एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है और जिसका रिफ्लेक्शन प्राइस में दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से एक रीजनेबल अपसाइड 1850-1900 रुपए तक की मुझे लगता है कि सन फार्मा के स्टॉक में देखने को बन सकती है। ओके, सन फार्मा रिजल्ट के बाद वर्टिकल राइज आपको देखने को मिलेगा, निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी सन फार्मा में देखने को मिल रही है फिलहाल। तो एक टेक्निकल चेक भी लेते हैं इस पर, कैसे प्लेस्ड है ये। प्रशांत जी आप बताइए, सन फार्मा जिस तरीके से इसने निचले स्तरों से रिकवरी दिखाई है, क्या लग रहा है, ये लिक्विडेटिव लग रहा है, ये स्टॉक अभी लेने लायक है या फिर थोड़ा वेट करें? जी श्रेया, मैं थोड़ा वेट करूंगा। वेट करने की वजह ये है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के करीब सेम प्राइस एक्शन हो रहा है और जो पिछले बार भी इसी लेवल पे रिएक्ट हुआ था, तो मैं वेट करूंगा ये एक बार करीबन 1740-45 के जोन के ऊपर क्लोज हो जाए। अगर ये क्लोजिंग मिल जाए तो डेफिनेटली मैं एक पोजिशनल अप्रोच रखूंगा। स्टॉप लॉस होगा 1725, 1725 और यहाँ पे मेरा टारगेट फिर होगा करीबन 1775-80, बट ये क्लोजिंग जरूरी होगी। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा विषय को चेंज करते हैं। एक बार जरा आप डेरिवेटिव के टॉप गेनर्स को लेके आइए और आपको देख के अगर आप देखें तो मतलब स्विंग्स में केन्स टेक्नोलॉजी इस वक्त सबसे ऊपर नज़र आएगा। थोड़ा सा बात करते हैं, आशीष मेरे साथ मौजूद भी हैं इस वक्त। आशीष, थोड़ा सा समझाइएगा कि नंबर्स कैसे रहे, आज का सबसे स्ट्रॉन्ग गेनर, क्या गजब का प्लेसमेंट इस स्टॉक का, नंबर समझाइए और कौन कॉल में एग्जैक्टली मैनेजमेंट ने क्या कहा, क्या इंप्रेसिव लगा आपको यहाँ पर आज? देखिए, नंबर्स बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव थे और मार्केट को भी काफ़ी पसंद आया, क्योंकि कारण ये कि जो ग्रॉस मार्जिन्स है ये पिछले साल 27% के थे, जो बढ़कर 41%, 41% के देखने को मिले। रेवेन्यू 34% बढ़ी है, एबिटा में बहुत बढ़िया ग्रोथ है, मुनाफा बढ़ा है, मार्जिन्स में बढ़त देखने को मिली है, 17% के मार्जिन्स है, जो कि सीक्वेंशियली भी 17% के देखने को मिले थे। लेकिन मार्केट को कॉनकॉल में जो ऑर्डर बुक है ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। खासतौर पर अगर आप देखें तो रेलवे सेगमेंट को काफ़ी बढ़िया बताया जा रहा है। अब 7400 करोड़ से ज़्यादा की ऑर्डर बुक हो गई है और इस कंपनी में खास बात है कि ज़्यादातर रेवेन्यू भी अगर आप देखें तो इंडिया से ही आता है। साथ में अगर आप देखें तो मैनेजमेंट बता रहा है कि Q2 के बाद से जो एबिटा की ग्रोथ है और बेहतर यहां से आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन एक ही दिक्कत है कि स्टॉक फिलहाल अगर आप देखें तो थोड़े से महंगे वैल्यूएशन पर चल रहा है। लेकिन खास बात यह भी है कि पिछले 3 साल में मुनाफे में ध्यान दीजिएगा 92% CAGR की बढ़त यहां पर आपको देखने को मिली है। लेकिन उसके सामने अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 134 टाइम्स TTM-P पर चल रहा है। तो वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हैं, लेकिन बाजार को जो आगे की ग्रोथ आउटलुक है बहुत पसंद आ रही है। ओके, शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। काफ़ी शानदार नतीजे और वो स्टॉक पर देखने को मिल रहा है। स्टॉक वायदा के बाजार में टॉप गेनर्स में शामिल, इनफैक्ट 10% की इंट्राडे में हमने इसमें तेज़ी देखते। शुक्रिया आपके जानकारी के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और केन्स टेक्नोलॉजी के होल टाइम डायरेक्टर एंड CFO जयराम भी से बात करते हैं। जयराम जी, बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। वेरी गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो यही सवाल होगा, शानदार नंबर केन्स टेक के देखने को मिले, वजह क्या रही जिस तरीके से प्रॉफिट और रेवेन्यू में आंकड़े आए हैं सामने? जी जयराम जी म्यूट है, मैं चाहती हूँ कि आप अनम्यूट कर लें आप अपने आप को। जी शुक्रिया। सो अगेन बहुत बहुत धन्यवाद शो में मुझे मेरी बात सुनने के लिए। और सो बेसिकली हमारा जो है लॉन्ग टर्म बिजनेस रहता है, इट इज़ ड्रिवन बाय ऑर्डर्स। सो ये ऑर्डर्स तकरीबन 6 महीने से लेके 5 साल तक के ऑर्डर्स बुक होते हैं कस्टमर्स के साथ। हमारा एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस पोर्टफोलियो है, 6 डिफरेंट वर्टिकल्स हम उसको कहते हैं, सेक्टर्स कह लीजिए आप, तो उसमें हम लोग काम करते हैं। तो इसीलिए ये शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ा सरप्राइज देखने को नहीं मिल सकता। बट क्या होता है कि एक ब्लेंडेड बिजनेस है, सो कोई कुछ सेक्टर अच्छा काम कर गया, कुछ सेक्टर थोड़ा ढीला पड़ गया, तो उसके हिसाब से हमारा जो है प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी चेंज लिटिल बिट,
but not too much. So this particular time, I think I would give the entire credit to our cost reduction efforts over last 2 years. पिछले 2 साल तक हमने जो हमारे ग्रॉस मार्जिन बढ़ाने के लिए जो काम किया है, मटेरियल कॉस्ट हुआ, डिजाइन लेके कुछ इंप्रूवमेंट्स हुए, वो सब उसकी वजह से हमको एक्चुअली ग्रॉस मार्जिन में थोड़ा बढ़ोतरी देखने को मिलती है। और इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमारा कारोबार थोड़ा ज़्यादा रहा है परसेंटेज ऑफ टोटल के हिसाब से, तो वो भी एक बहुत बड़ा कहते हैं प्लस पॉइंट है फॉर इंक्रीजिंग दी मार्जिन्स। और आगे जाके देखेंगे तो क्या होगा कि पहले क्वार्टर से लेके चौथे क्वार्टर तक बिजनेस बढ़ता रहेगा, तो इसलिए हमको जो है ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हैं वो भी शायद मिलेगा। इसीलिए हम काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि ये जो हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी नंबर है वो ऊपर जाता रहेगा, और हमारा ऑर्डर बुक भी काफ़ी स्ट्रांग बढ़ रहा है, एंड हम लोग ये जयराम जी, मैं आ रहा हूँ। मैं आई थिंक ऑर्डर बुक के से तो मैं आपकी सहमत हूँ सर। आज क्योंकि ये विषय है टैरिफ वॉर का, भारत पे लगे यूएस की टैरिफ, आई नो, आई मीन 91% ऑफ योर आउटस्टैंडिंग ऑर्डर कम्स फ्रॉम इंडिया, है ना, आपके लिए उतनी दिक्कत नहीं है। बट मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि एक हाई टैरिफ एनवायरनमेंट में आपके लिए वो सेगमेंट जो कि 10% रेवेन्यू लेके आता है कितना चैलेंजिंग होगा? यूएस आपके लिए कितना महत्वपूर्ण था? अगर आपको अपने एक्सपोर्ट्स पे कैपिटलाइज करना था आने वाले वर्षों में, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? आप कैसे देखते हैं इसको? जस्ट 1 मिनट लूंगा मैं समझाने के लिए कि एक्सपोर्ट्स और ज्योग्राफी सेल, जैसे कि हम यूएस में फैक्ट्री लगा के यूएस में धंधा करेंगे तो उसमें बढ़ोतरी होगी, क्योंकि उन्होंने टैरिफ लगा दिया बाहर से आने के लिए, तो वहाँ पर जो भी बिजनेस वहाँ फैक्ट्री लगाएगा, तो वो हमने पिछले 2 साल से हम लोग नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा में और यूएस में एक्विजिशन किया है, और उसको हम और आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा जो एड्रेस ऑफ द मार्केट, जो मार्केट को हम सप्लाई करते हैं यूएस में, थोड़ा बहुत हम लोग वहीं पर फैक्ट्री बना के करेंगे, तो उसका टैरिफ के ऊपर नीचे जाने से उसका कोई इम्पैक्ट रहता नहीं है। दूसरी बात ये है कि हम लोग क्रिटिकल प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में करते हैं, तो जैसे कोई ओईएम यूएस में रहा है, उन्होंने हमको ऑर्डर दिया है, तो उनके पास ऑप्शंस क्या है? वो चाइना के पास वापस तो जा नहीं सकते, और साउथ एशिया में भी, वियतनाम में यदि उनका कुछ पॉसिबिलिटी है बढ़ाना तो कर सकते हैं, नहीं तो बाकी सब साउथ एशिया में भी सिमिलर टैरिफ है। तो इसीलिए, और इंडिया ओईएम को क्या है कि इंडिया इज सीन एज अ सेफ मार्केट। जैसे हम लोग जैसे इनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हुई, उनका वो जो डिज़ाइन वगैरह, हम लोग उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं होती इंडिया में, जनरली काफ़ी ट्रैक रिकॉर्ड हमारा। तो उसके हिसाब से हम ये देखते हैं कि ये जो टैरिफ का, जो छोटा मोटा टैरिफ का जो इम्पोर्टेंस है, वो बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं लाएगा। एंड ओवर टाइम हम लोग वहाँ पे कुछ और एक्विजिशंस करेंगे जरूर, तो उससे हमारा जो है ज्योग्राफी, यूएस ज्योग्राफी मार्केट सर्विस विल इम्प्रूव, एंड जो मैन्युफैक्चरिंग हम यूएस में करेंगे वो इस तरह के प्रोडक्ट होंगे जिसमें प्रॉफिट भी अच्छा रहेगा और उसमें टैरिफ का कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा। यहाँ से जो एक्सपोर्ट होता है सेमीकंडक्टर एक है, और जनरली सभी कंट्रीज, सभी देशों ने सेमीकंडक्टर उस तरह के रॉ मटेरियल पे ज़्यादा कुछ टैरिफ करते नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन में आप सेमीकंडक्टर ले लिए, 72 कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन रहता है, अलग अलग, कोई केमिकल देता है, कोई कॉपर देता है, कोई कुछ देता है, तो इसीलिए उसको वो लोग बहुत इजीली, वो हाई वैल्यू एड आइटम्स पे ज़्यादा करते हैं, जेम्स ज्वेलरी, इस तरह से वो लोग जो है हाई वैल्यू एड आइटम्स के ऊपर टैरिफ ज़्यादा बनाते हैं। तो हमारा आउटपुट है जो यूएस जाएगा वो सेमीकंडक्टर हुआ, और अगले साल पीसी बोर्ड हुआ, और इस साल करीब 10% का हमारा बिजनेस वहाँ जाता है। उनके ऑप्शंस कम है, एक ये हो सकता है कि वो लोग थोड़ा टाइटन करेंगे अपने। तो आप कह रहे हैं कि ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा टैरिफ का? ज्यादा बड़ी तस्वीर यही है कि इम्पैक्ट का, टैरिफ का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, जयराम जी, आपने हालांकि जिक्र किया, लेकिन मैं थोड़ा और डिटेल में जानना चाहूँगी एक्विजिशन को लेकर क्या प्लानिंग है आपकी ओवरऑल इंडिया में, अब्रॉड, थोड़ा और डिटेल में अगर आप बता पाएं। जी जरूर। एक्विजिशन इसीलिए करते हैं कि हमारे किसी पोर्टफोलियो में गैप होता है, कोई मार्केट हमारा एड्रेस ठीक से नहीं होता है, तो इसीलिए हम लोग एक्विजिशन करते हैं। सो जैसे यूएस मार्केट हुआ, वो एकदम इंसुलर मार्केट है। हमारा जो प्रोडक्ट है, लो वॉल्यूम हाईटेक प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन है, वो जनरली एडवांस कंट्रीज में ही होता है। तो यूएस में जो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग भी कर सकते हैं, बट वो टैरिफ के चक्कर में इधर उधर आता नहीं है, और ऑल्सो आईपी के रिलेटेड कंसर्न्स की वजह से वो बहुत ज़्यादा आउटसोर्स करते नहीं है उसको। तो हमारा एक मानना है कि यूएस ज्योग्राफी में हम लोग यदि फैक्ट्री लगा के उसको ग्रो करेंगे, तो हमको काफ़ी से फाइनेंशियल ईयर 30 तक ऑलमोस्ट 25% ऑफ बिजनेस वी कैन डू इनसाइड यूएस, इट नॉट एक्सपोर्ट फ्रॉम हियर, बट वहीं पे हम लोग खरीदी करके वहीं पे हम लोग सप्लाई कर सकते हैं। ये लोग यूएस मिलिट्री का बिजनेस हुआ, ये टेलीकॉम का बिजनेस, सम ऑफ द हाईटेक इंडस्ट्रियल
इक्विपमेंट बिजनेस, वो सब वहीं पे बनता है एक्चुअली, तो उसमें हम लोग पार्टेक करेंगे। सो हमारे 3 तरह के एक्विजिशन होंगे। एक तो यूएस ज्योग्राफी में कंपनियां जो ऑलरेडी प्रॉफिट कर रही हैं, जिनके पास अच्छे क्लाइंट है जो हमारे पास नहीं है, उसको हम अक्वायर करेंगे। ऑलरेडी 2 कर चुके हैं हम लोग, छोटे-छोटे। एक छोटा $5 मिलियन की कंपनी थी, एक $45 मिलियन की, अगला थोड़ा बड़ा होगा इन्वेस्टमेंट। और दूसरी चीज़ ये है कि डिज़ाइन एरिया में हम लोग स्ट्रेंथन करेंगे, ताकि हम खुद वैल्यू एडिशन जो है तो होता है एक प्रोडक्ट में, मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइन और कंपोनेंट, ये 3 चीज़ें हैं वैल्यू एडिशन के लिए। तो हम मैन्युफैक्चरिंग तो अच्छे से करते हैं, साथ में डिज़ाइन भी ऐड करेंगे कुछ सेक्टर्स में, जैसे रेलवे हुआ। और तीसरी इन्वेस्टमेंट जो होगी, जो कंपोनेंट्स में होगी, जैसे पीसी बोर्ड बनाते हैं, उसमें 1-2 100-200 बेसिस पॉइंट हम लोग प्राइमरी बिजनेस में सेव कर सकते हैं। तो ये हमारा स्ट्रैटेजी ये है कि हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस का स्कोप बढ़े जी और बढ़े। जी जनाब जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थोड़ा समय का अभाव था, वरना एक प्रश्न और लेता आपसे, लेकिन बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर सर। और आज आपका स्टॉक टॉप ट्रेंडिंग है इस वक्त इन डेरिवेटिव्स, केन्स टेक्नोलॉजीज 10% अप। मीनवाइल निफ्टी करीब करीब 242875 पर अभी तक 10 डेमा नहीं कटा है, दैट्स एग्जैक्टली 24955, वही हाई है डे का। अब एक काम करते हैं, टॉप कैश कॉल्स लेते हैं, और प्रकाश का आशीष मोथा प्रशांत जी पिक करेंगे। आशीष जी, क्या कन्विक्शन है आपके इस वक्त? बिल्कुल। तो वीरेंद्र, न्यू एज बिजनेसेस में हमें डिलीवरी काफ़ी पसंद है। इसकी चर्चा पहले भी हमने शो पे की थी। हमें लगता है कि जिस तरह से इस पूरे स्पेस में कंसोलिडेशन हो रहा है, ये पूरा जो लॉजिस्टिक और 3P का पीएल का जो बिजनेस है, उसके अंदर में काफ़ी अच्छा एक कंसोलिडेशन इस इंडस्ट्री में देखने को मिला। और ईकॉम एक्सप्रेस करके कंपनी है जिसको डिलीवरी ने एक्वायर किया, जिसके बाद अब बाय रेवेन्यू टर्म्स ये सबसे बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी बन चुकी है। और इस एक्विजिशन के बाद एक चीज़ और अच्छी हुई है कि जो मार्जिन है, इसमें एक अच्छा खासा एक्सपेंशन देखने को नजर आ रहा है। और जिसके चलते आपने देखा कि जहाँ पे 2 साल पहले कंपनी एक नेगेटिव मार्जिन प्रोफाइल के अंदर में काम कर रही थी, अब वही हम पॉजिटिवली टर्न हो चुके हैं, और ऑलमोस्ट 4% का ये साल में पूरा मार्जिन हुआ है। और अगर से इस पूरे क्वार्टर में देखें, लास्ट क्वार्टर में, तो मार्जिन करीब करीब 5% के आसपास आए, तो एक अच्छा खासा मार्जिन एक्सपांशन हुआ है। ओवरऑल मेरा मानना है कि इस ई-कॉम एक्सप्रेस के एक्विजिशन के बाद 28% एबिटा ग्रोथ हमें पूरी देखने को नजर आएगी, और जिसके चलते मुझे लगता है कि अच्छी खासी री रेटिंग डिलीवरी के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। टेक्निकली आप देखेंगे तो स्टॉक अगेन ट्रेडिंग अबव ऑल इट्स इंपॉर्टेंट एवरेजेस, और जिसके चलते हमें लगता है कि आज का जो एक रिकवरी आई है 5-6 दिन की गिरावट के बाद, एक क्लियरली कहीं ना कहीं बाजार की इस स्टॉक की शॉर्ट टर्म बॉटम बना रहा है, और वो कहीं ना कहीं मेरा मानना है 400 रुपए के आसपास बन चुकी है। तो 400 रुपए का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे लगता है डिलीवरी में दिखता है, और ये सपोर्ट लेवल अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो 520 रुपए तक के स्तर डिलीवरी के स्टॉक में देखने को मीडियम टर्म में नजर आ सकते हैं। कुल 500 तक के स्तर डिलीवरी में देखने को मिल सकते हैं। ये टॉप कैश कॉल आशीष जी की तरफ से। गाबा सर, आप बताइए, आप क्या चुन रहे हैं कैश कॉल के लिए? गुड आफ्टरनून टू यू। मुझे पसंद है गेब्रियल इंडिया। तो गेब्रियल इंडिया अच्छा लगता है, 1026 के आसपास ट्रेड कर रहा है। साइडवेज जोन लगेगा आपको, लेकिन इस साइडवेज जोन में भी स्ट्रेंथ है। मेरे ख्याल से आपको नेगेटिव लगेगा, लेकिन स्टॉप होना चाहिए करीब 1017 के आसपास, ज्यादा नहीं। नियर टर्म पे टारगेट 1080 के पॉसिबल है। स्पिल ओवर ट्रेड बन सकता है गेब्रियल इंडिया। गेब्रियल इंडिया आपकी स्क्रीन पे 1027 पे, और आपका बाय कॉल प्रशांत जी के पास रहते हैं। प्रशांत जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? तो वीरू जी, मुझे यहाँ पे जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है GNFC। ये अगर हम देखें तो एक कंसोलिडेशन जोन में है, और कंसोलिडेशन के निचले लेवल पे करीबन 542 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैं यहाँ स्टॉप लॉस रखूंगा 530 के नीचे, बिलो 530, और मेरा टारगेट यहाँ पे होगा 565, 570, 565, 570। ओके, GNFC ये बाय की कॉल आ गई प्रशांत जी की तरफ से। टॉप कैश कॉल में स्टॉप लॉस और टारगेट्स आपके स्क्रीन पर होंगे, आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। इस बीच वेदांता के भी रिजल्ट आ रहे हैं, और अगर आप देखें तो मुनाफा अनुमान से थोड़ा घटकर आ रहा है साल दर साल, और इसका असर आप देखिए वेदांता के स्टॉक पे थोड़ा पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। 3606 करोड़ रहा, जब से घटकर इनफैक्ट 3000 एक बार रखिएगा वो आंकड़ा फिर से, और देखिए यानी कि रेवेन्यू थोड़ा बढ़ा है, और 3158 करोड़ हो गया इनका कंसोलिडेट मुनाफा। तो फिलहाल ये नंबर्स अब देखते हैं कि और कैसे आते हैं, और स्टॉक की रिएक्शन आप देख सकते हैं। ठीक है, अडानी एंटरप्राइजेस के भी रिजल्ट आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, और टिकट टीम चलाती रहेगी सारी ब्रेकिंग
यहाँ पर देखते हैं कि रिजल्ट कैसे रहे। एक बार बड़ी तस्वीर में देखिए कंसोलिडेटेड मुनाफा यहाँ पर घटा है 1454 करोड़ से घटकर आधा हो गया, इनफैक्ट 734 करोड़। वीरेंद्र जी, अडानी एंटरप्राइजेस के मुनाफे में तो आधा करीब करीब गिरावट देखने को मिल रही है, साल दर साल ये आंकड़ा आ रहा है फिलहाल। हाँ, अभी अब ये नंबर्स आएंगे शेयर और थोड़ा सा इसको बारीकी से देखेंगे। आय करीब के बाद आप देखें तो इनकी टॉप लाइन में रिडक्शन है लगभग 22 से 23%, ये 12 से 18% का लगभग आपकी स्क्रीन पे 25,472 करोड़ से घटकर अगर आप देखें तो इस क्वार्टर में रही है ये, और मुनाफा 1454 से घटकर लगभग 734 करोड़ रुपए। ये प्लीज़ कॉमा हटाइएगा यहाँ से, ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। इसको एरर को ठीक कीजिए, फिर इस पर बात करेंगे। वो प्रॉफिट की फिगर्स को अगर आप देखें थोड़ा सा गलत बना रहा है। खैर, एक काम करते हैं, थोड़ा सा मार्केट को बाइसेक्ट करने की कोशिश करते हैं। निफ्टी ठीक ठाक है, मतलब जो इंट्राडे गेन दे दिए वो काफ़ी हैं। अब स्टॉक स्पेसिफिक होने का वक्त है। एक बार लेके आइए एपीएल अपोलो ट्यूब्स। आज ये सीएनबीसी आवाज़ पे पहला ट्रेड गया था, रिवर्सल ट्रेड, लॉन्ग ट्रेड, जिस समय गिफ्ट निफ्टी 200 अंक नीचे था, उसके बाद निफ्टी करीब करीब 200 अंक नीचे खुला था। ये पिक किया था आज रचना जी ने, बेहद खूबसूरत। बट लेके आइए उसके बाद एटर्नल अब 310 पे। माना से ये भी आज सुबह सुबह रचना जी का ट्रेड था। आज रचना जी ने बहुत अच्छे ट्रेड्स खेले, बट नाउ धीरे धीरे ये पैटर्न जो है वो एक टिपिकल कप एंड हैंडल में कन्वर्ट हो रही है। मेरा सिंपली प्रश्न आपसे ये है, क्या एटर्नल अगर बाजार थोड़ा सा स्टेबल हो गया तो किसी नए क्लस्टर में जाने की तैयारी कर रहा है क्या मानस जी? सीरियसली इस चार्ट को देख के मेरे को एक फीलिंग आ रही है ऐसी। तो देखिए, ये कंसोलिडेशन जो हो रहा है ये 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है। ये मेरे लिए क्वेश्चन था जी। तो देखिए, ये जो कंसोलिडेशन है ये 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है टनल में, और स्टॉक बिल्कुल तैयार है एक ब्रेकआउट के लिए। और अगर ये 612 313 के ऊपर निकलेगा तो वो एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होगा। तो उसके बाद के नेक्स्ट जोन जो होगा वो करीब 340 से लेकर 350 का हो सकता है। इससे बिल्कुल नजर रखिए। और आई थिंक एक बढ़िया पिक हो सकता है अगर आपको लॉन्ग साइड पे प्ले करना है, तो 10 डे मूविंग एवरेज नीचे स्टॉप लॉस लगा के 299 के पे स्टॉप लॉस लगा के एक पोजीशन ट्रेड लिया जा सकता है टनल में। ओके, टर्नल शानदार रैली। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे, ध्यान देंगे, रिजल्ट के बाद से इसमें एक तरफा एक खरीदारी होती हुई नजर आई है। बीच में थोड़ा कंसोलिडेट किया, लेकिन शानदार रैली और चार्ट्स भी अच्छे स्ट्रॉन्ग। 310 तक के लेवल पर अभी 299 का स्टॉप लॉस लगाकर आप फिलहाल होल्ड कर सकते हैं टर्नल पर। इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं रुचित जी। रुचित जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए अभी फिलहाल आपका ट्रेड कौन सा? जी वेरी गुड आफ्टरनून। वेल, फ्रेश बाइंग के लिए मैं एचयूएल में करंट लेवल्स पे भी खरीदारी की सलाह दूंगा। आज नंबर्स के बाद में जो हमने वॉल्यूम्स के साथ में बाइंग इंटरेस्ट देखा है, सो आई थिंक ये काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को सेट करता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में स्टॉक ऑलरेडी एक रिलेटिव अंडर परफॉर्मर रह चुका है ब्रॉडर मार्केट्स की पूरी ये 3 महीने की तेजी में। सो आई थिंक यहाँ पे आज प्राइस वॉल्यूम एक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है। ये देखती है ब्रेकआउट देखते हुए लग रहा है कि फॉलो बाइंग भी अच्छा स्ट्रॉन्ग रहेगा। सो करंट लेवल्स पे 2480 के नीचे स्टॉप लॉस रख के ये स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह रहेगी, और 2650 के टारगेट्स हम ये स्टॉक में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, एचयूएल नतीजों के बाद शानदार रैली और रुचित जी के पिक, इन लेवल्स पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं रिहाई के आसपास कारोबार करता हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, शो में और ऑटो सेल्स नंबर की बात करते हैं। और यहाँ पे नज़रें बनी हुई है बाजार की, ऑटो बिक्री आंकड़े आएंगे, कैसे हो सकते हैं आंकड़े, इस पर नोमुरा ने एक रिपोर्ट निकाली है और ज़्यादा डिटेल के चलते यतिन जी के पास। यतिन जी बताइए क्या कह रहे हैं नोमुरा? राइट, तो जो नमूरा का एस्टिमेट हम लोग एवरी टाइम बताते हैं, उसमें जो जुलाई मंथ के जो नंबर्स आएंगे वो थोड़े फीके रहेंगे पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल्स के लिए। हालांकि टू व्हीलर्स, यूवी सेल्स और अगर हम ट्रैक्टर सेल्स की बात करें तो जिस हिसाब से मानसून की प्रोग्रेस हुई है, डिमांड बढ़ी है और डबल डिजिट यहाँ सेल्स ग्रोथ आता हुआ नज़र पड़ेगा। एक्सपोर्ट मार्केट्स भी मिक्स रहेंगे, तो टू व्हीलर सेल्स में भी कोई आप बड़ी एक्सपोर्ट में ग्रोथ नहीं देखेंगे। बात करते हैं अनुमान की, तो सबसे पहले कमर्शियल व्हीकल प्लेयर्स की बात करते हैं, अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स, और दोनों के ही नंबर्स आपको 3-4% ग्रोथ की रेंज में दिखाई देंगे। इनफैक्ट अशोक लेलैंड की बात करें तो 14,400 यूनिट्स बिक्री का अनुमान है, 3% की ग्रोथ रहेगी। टाटा मोटर्स का नंबर जो है फ्लैट रहेगा, क्योंकि इनके जो पेट्रोल व्हीकल्स हैं, इनके जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, बेस भी बड़ा है और 68,200 के आसपास ये नंबर फ्लैट आपको दिखाई देगा साल दर साल बेसिस पे। बात करते हैं फोर व्हीलर प्लेयर्स की, मारुति का नंबर भी आपको 4% ऊपर जाता हुआ नजर पड़ेगा, 1,80,000 यूनिट्स के आसपास का अनुमान है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो में 17% की ग्रोथ, और यहाँ ऑब्वियसली नए मॉडल्स और जो नई BEVs लॉन्च की हैं उसके चलते स्टॉक में अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा M&M ट्रैक्टर की बात करें तो 16% की ग्रोथ यहाँ एक्सपेक्टेड है।
बजाज ऑटो की बात करें तो नंबर फ्लैट रहेगा क्योंकि एक्सपोर्ट मार्केट फीके हैं, 3,60,000 यूनिट्स के आसपास का अनुमान है। हालांकि रॉयल एनफील्ड में 34% की ग्रोथ, पिछले साल का बेस छोटा था और क्लियरली इस टाइम 90,000 यूनिट्स यहाँ आपको बिक्री होते हुए नजर पड़ सकते हैं। हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटर्स दोनों ही 4 से 4.5 लाख यूनिट्स के आसपास अनुमान है नंबर्स आने के। हीरो मोटोकॉर्प के लिए 21% की ग्रोथ क्योंकि रूरल मार्केट अच्छे हैं और टीवीएस मोटर्स में भी स्कूटर की बिक्री अच्छी है, तो यहाँ भी आपको अच्छी ग्रोथ आती हुई नजर पड़ेगी। ओके, इतना शुक्रिया आपका। एक बार निफ्टी ऑटो लेके आइएगा जस्ट आई मीन प्रायर टू नंबर्स। क्या प्लेसमेंट है निफ्टी ऑटो? देखिए बहुत एग्रेसिव नहीं है अभी। जो दो चीज़ें हमारे पास अच्छी हैं, मतलब मैं इस प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहा हूँ, मैं कोई आउटलुक नहीं लूँगा इस पर। एक हमको मिल गया अच्छा निफ्टी फार्मा, एक मिल गया निफ्टी हेल्थ केयर। अच्छा हो गया आज एचयूएल के नंबर्स के बाद आपका ये एफएमसीजी। लेट्स सी कल नंबर्स कैसे आते हैं, मंथली सेल्स फिगर एटलीस्ट कुछ तो अच्छा करे। आई मीन कमर्शियल, पैसेंजर, टू व्हीलर 23,800 के ऊपर अगर ये इंडेक्स निकला निफ्टी ऑटो मेरे ख्याल से, तो ये शायद हमारे लिए एक नया ब्रेक थ्रू हो सकता है अगली सीरीज़ के लिए। खैर, एक काम करते हैं, धमाकेदार ऑप्शंस, ये 3 ट्रेड सचिन जी, मानस और अमित यहाँ पर आपके स्क्रीन पर रखेंगे। उनको आइए जरा समझते हैं आज क्या क्या ट्रेड पिक कर रहे हैं। सचिन, क्या ट्रेड पिक कर रहे हैं आप ऑप्शंस पे? वीरेंद्र जी, यहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल्स में मुझे लग रहा है रोल काफी स्ट्रांग है एंड जिस तरीके से प्राइस पैटर्न डिस्प्ले कर रहे हैं, कंटिन्यूएशन पैटर्न है, यहाँ पर फ्लैग ब्रेकआउट हुआ है। तो ये 7500 का जो एक रेजिस्टेंस था, मुझे लग रहा है वो अभी ब्रीच हो चुका है। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस स्टॉक के लिए कोई मीनिंगफुल नहीं है। मुझे लग रहा है 7900 तक ये तेजी एक्सटेंड होनी चाहिए अगले कुछ दिनों में। तो यहाँ पर 7500 का जो कॉल ऑप्शन है ऑफ द सीरीज का लगभग अराउंड 220 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको 188 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा अराउंड 290 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 365 का। खरीदारी करनी है अपोलो हॉस्पिटल के 7500 के कॉल ऑप्शन में। अपोलो हॉस्पिटल के 7500 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करनी है, ये धमाकेदार ऑप्शन के लिए पिक किया है सचिन जी ने। आप बताइए क्या पिक कर रहे हैं मानस जी? तो देखिए, अदानी टोटल गैस, इसमें एक पुट ऑप्शन खरीदारी करनी है। फ्रेश ब्रेकडाउन चार्ट पे देखने को मिला है तो 600 वाला पुट ऑप्शन अगस्त मंथ का जो 20 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें आपको 14 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 32 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। डिस्क्लोजर है कि इस पे हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। गैस ये मानस जी ने पिक किया है, यहाँ पे भी खरीदारी की ट्राई। अमित जी आप बताइए आपकी पिक क्या होगी धमाकेदार ऑप्शन के लिए? जी श्रेया जी, मैं इंडिगो के 5900 के अगस्त ऑप्शन के साथ जाऊंगा। करंटली 156 पे ट्रेड कर रहा है। इंडिगो का अगर स्ट्रक्चर देखें तो आज यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग आउटसाइड बार बना है विद वॉल्यूम और स्टॉक ने एक ही कैंडल में 50, 20 और 10 डेमा रिगेन कर लिया है। तो 5900 का अगस्त का कॉल ऑप्शन बाय करें। 156 का प्राइस है, 120 का स्टॉप लॉस रहेगा और दो टारगेट्स यहाँ रहेंगे 200 एंड 250 के। ओके, ये हो गया 3 ट्रेड्स आपके स्क्रीन पे। मीनवेल एक बार लेके आइएगा आप चोला को। और यहाँ पर जो मुझे चीज़ इनके नंबर्स में खल रही है, एक तो थोड़ा सा नेट इंटरेस्ट इनकम शुद्ध ब्याज आय के फ्रंट पे स्लाइटली मिस है और बॉटम लाइन भी आई थिंक हमारी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम है। 1187 करोड़ रुपए की एक्सपेक्टेशन थी, 1136 करोड़ रुपए रही, लेकिन यहाँ पे करीब 50 करोड़ का नेगेटिव डाइवर्जेंस है। और नेट इंटरेस्ट इनकम में एक डिप है करीब 3184 करोड़ रुपए। और पर एक चीज़ जानते हैं क्या है यहाँ पर, मुझे लग रहा है इसमें सबसे ख़राब चीज़ वो है एनपीएज। इनके जो ग्रॉस एनपीएज हैं उसमें एक सब्सटेंशियल जंप है मेरे ख्याल से 50 बेसिस पॉइंट का। वही एक कारण है कि स्टॉक सिंक हो रहा है इस वक्त 1448 डे लो की ट्रेजेक्ट्री में आके। अगर आप देखें ऑलमोस्ट ये ट्रेड कर रहा है और इसकी प्लेसमेंट काफ़ी नेगेटिव थी, बहुत ही नेगेटिव थी। ये एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड जोन में है। नेट एनपीएस 2.63 से बढ़कर लगभग 2.86 की ट्रेजेक्ट्री में रहे, तो नेट में भी शार्प जंप है। और यहाँ देखिए करीब करीब 29 लगभग 32 बेसिस पॉइंट का इजाफा। आई थिंक थोड़ा सा ये नंबर नो डाउट अबाउट दैट ख़राब है और थोड़ा सा सेंस स्ट्रीट को था, क्योंकि ये मात्र अगर आप देखिए कुछ चुनिंदा ऐसे स्टॉक्स में से है इस स्पेस में जो कि 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। श्रेया बिल्कुल, चलो इन्वेस्ट के नंबर थोड़े ख़राब नज़र आ रहे हैं आपके स्क्रीन पर इस वक्त नंबर, और स्टॉक भी देखिए गिर कर ही कर रहा है कारोबार, करीब करीब 2% से ज़्यादा 14,146 के लेवल पर।
आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। देखिए कल रिजल्ट सीजन है और कल के रिजल्ट्स की भी बात कर लेते हैं। निफ्टी में कल आईटीसी के नतीजे आएंगे और वायदा में भी आप देखें टाटा पावर, एलआईसी हाउसिंग समेत 7 कंपनी के नतीजे आने हैं और इसका अनुमान बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशीष चतुर्वेदी और कंचन नौटियाल। कंचन, पहले आप बताइए आईटीसी के नतीजों से क्या स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कैसे नंबर्स आ सकते हैं? जी, अगर आईटीसी के Q1 के नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर्स देखिए हमें पॉजिटिव साइड में ही देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपकी स्क्रीन पे फिनेंशियल रख देती हूँ जिससे आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि नंबर वाइज किस तरीके का रिएक्शन हमें कल मार्केट में आता हुआ दिखाई दे सकता है। रेवेन्यू की बात करी जाए तो यहाँ पे देखिए 17,637 के आसपास जो हमें रेवेन्यू है वो देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट कंपनी का जो प्रॉफिट है वहाँ पे भी 2% उछाल की जो उम्मीदें हैं वो जताई जा रही है। साथ ही साथ अगर ऑपरेशनल नंबर्स की बात करी जाए तो एबिटा फ्रंट पे तो नंबर्स में हमें एक एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है, लेकिन जो मार्जिन है वो ड्यू टू 1-2 सेगमेंट्स है उसके वजह से हमें थोड़े से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो होते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस टाइम पे आपको जो नंबर्स हैं उनसे एक्सपेक्ट क्या करना है उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। सिगरेट वॉल्यूम्स की बात करी जाए तो देखिए यहाँ पे 3 से 4% का आपको एक उछाल देखने को मिल सकता है। वही अगर सिगरेट के रेवेन्यू फ्रंट में बात करी जाए तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5 से 6% की ग्रोथ और एबिटा फ्रंट में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सिगरेट सेगमेंट से करीब 3 से 4% की ग्रोथ। वहीं अगर एफएमसीजी के रेवेन्यू की बात करी जाए तो यहाँ पे भी अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 5 से 6% की ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे देखिए रूरल कंजप्शन को देखते हुए जो एफएमसीजी के मार्जिन्स है वो हमें करीब 150 से 200 बेसिस पॉइंट्स तक कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। वही एग्री रेवेन्यू की बात करी जाए तो यहाँ पे देखिए जो इजाफा है वो जबरदस्त देखने को मिला है। मार्जिन अच्छे खासे एक्सपैंड हो सकते हैं। रेवेन्यू फ्रंट में 20 से 25% की ग्रोथ की जो उम्मीदें हैं वो इस टाइम पे लगाई जा रही है। साथ ही साथ अगर इनका पेपर बिजनेस देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा जो बिजनेस है वो हमें सबड्यूड देखने को मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर हम नंबर्स की बात करें तो नंबर्स फ्रंट पे हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिला है। ओके, नंबर्स पॉजिटिव साइड में आ सकते हैं। अभी तक एचयूएल के नंबर अच्छे आए हैं। तो एफएमसीजी के नतीजों की बात करें तो काफ़ी मिक्स्ड आए हैं। एचयूएल के नंबर अच्छे आए हैं, नेस्ले और कोलगेट के हमने देखिए काफ़ी ख़राब। अब आईटीसी के नंबर कैसे रह सकते हैं उस पर स्ट्रीट का ये अनुमान ओवरऑल ठीक ठाक रह सकते हैं। एलआईसी के हाउसिंग के नतीजे कैसे रह सकते हैं कंचन? यहाँ पे स्ट्रीट पॉजिटिव है या नेगेटिव फिलहाल? जी, स्ट्रीट यहाँ पे भी पॉजिटिव ही इस टाइम पे एक्सपेक्ट करके चल रहा है। अगर हम साल दर साल नंबर्स की बात करें तो नेट इंटरेस्ट इनकम हमें करीब 2170 करोड़ के आसपास जो है वो उभरती हुई नजर आ सकती है। इनफैक्ट कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी यहाँ पे करीब 5% तक बढ़ती हुई नजर आई है। 1375 करोड़ पे जो आंकड़ा है आपको नजर आ सकता है। लोन ग्रोथ की बात करी जाए तो देखिए साल दर साल यहाँ पे 8% अपसाइड का अनुमान लगाया जा रहा है और जो पूरा का पूरा प्रोडक्ट मिक्स है वो भी हमें स्टेबल साइड में देखने को मिल सकता है। एनुअलाइज्ड क्रेडिट कॉस्ट की बात करी जाए तो ये भी हमें 20 बेसिस पॉइंट्स तक इस क्वार्टर में जो है वो बढ़ती हुई नजर आ सकती है। इनफैक्ट यील्ड्स और साथ ही साथ जो मार्जिन्स हैं इसमें अगर हम देखें वाई ऑन वाई बेसिस पे तो यहाँ पे एक बढ़त देखने को मिली है, लेकिन सीक्वेंशियल बेसिस पे जो अभी हमने रेट कट देखा था उसके चलते एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। ये एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है। अब आपको लुकआउट किसके लिए करना है उसके ऊपर एक बार बात कर लेते हैं। मॉर्गेज डिमांड के ऊपर मैनेजमेंट की तरफ से किस तरीके की कॉमेंट्री आती है ये की फैक्टर होगा वॉच आउट करने के लिए। साथ ही साथ मार्जिन के ऊपर किस तरीके की गाइडेंस आती है। लोन ग्रोथ यहाँ पे आपको की मॉनिटरेबल होगा और हमने देखा था कि पिछले क्वार्टर में मैनेजमेंट की तरफ से जो गाइडेंस आई थी निम को लेके वो आई थी करीबन 3 से लेके 3.5% की। तो उस इस टाइम पे निम्स कहाँ पे आके रजिस्टर होते हैं, लोन बुक कहाँ पे आके रजिस्टर होती है और साथ में एसेट क्वालिटी के लिए बोला गया था 2.2% के ऊपर जाती हुई दिखाई दे सकती है, तो वो कहाँ पे रजिस्टर होती है। लेकिन ब्रॉडली नंबर्स स्टेबल है। ब्रॉडली नंबर स्टेबल आ सकते हैं। फिलहाल मैनेजमेंट की कमेंट्री और गाइडेंस पे नजर रहेंगे। शुक्रिया कंचन आईटीसी के नतीजे पे बातचीत करने के लिए। आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष बताइए टाटा पावर के नतीजों से कैसे एक्सपेक्टेशंस लगा के चल रहा है स्ट्रीट फिलहाल? देखिए थोड़ा सा मार्केट कंफ्यूज लग रहा है क्योंकि अगर आप देखें तो थोड़ी सी गिरावट आपको एबिटा में देखने को मिल सकती है। अब कारण अच्छे भी हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो इनकी जो सोलार मैन्युफैक्चरिंग है क्वार्टर के दौरान काफ़ी बढ़िया देखने को मिला। जो इनकी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है यहाँ पे एक रैंप अप हुआ है। 752 मेगावाट सोलार कैपेसिटी कमीशन हुआ है Q1 के दौरान। और जो मुंद्रा प्लांट है यहाँ पर प्लांट लोड फैक्टर PLF ये थोड़ा सा हेल्दी देखने को मिला है। तो काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन रेवेन्यू देखें तो 3% की बढ़त देखने को मिली है। एबिटा जैसे कि मैंने बताया कि 5% की गिरावट देखने को मिलेगी पिछले साल के मुकाबले। मार्जिन इनफैक्ट थोड़े से घटे हैं, 20.7% से घटकर 19% के एबिटा मार्जिन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन मुनाफे का आंकड़ा है थोड़े से एडजस्टमेंट एक्सपेक्टेड है, 11% की बढ़त देखने को मिल सकती है। कुछ खास नहीं नतीजों में अगर आप देखें तो मिक्स सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है।
ओके चलिए आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आईटीसी के नंबर्स के, ये दोनों नंबर्स के एक्सपेक्टेशन रखने के लिए स्क्रीन पे। अच्छा आईटीसी की चर्चा भी इस कार्यक्रम में हुई थी, एक बार आईटीसी ले आते हैं जरा प्लीज़। आईटीसी रखिएगा, प्री नंबर्स कहाँ की प्लेसमेंट है, 413 आपकी स्क्रीन पे आएगा। ये अभी भी मैं जो बात शायद कहना चाह रहा था, कल इस पर एक ट्रेड कविता जी ने दिया था कि 210 पार बहुत अच्छी तेज़ी आएगी। ये स्टॉक अभी भी प्री नंबर्स अपने 20 डे के नीचे, और 410 से लेके 420 430 सारी स्ट्राइक्स इस स्टॉक में ना जो गजब बिकी हुई हैं, अगस्त के महीने में भी गजब बिकी हुई हैं। खैर चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ से इस विषय को चेंज करते हैं। 4 का चौका, 4 ट्रेड्स आपके स्क्रीन पे आएंगे, एक एक करके सारे के सारे ट्रेड्स ले लेते हैं और शुरुआत करेंगे 4 का चौका में सस्ता ऑप्शन से, मानस सस्ता ऑप्शन ट्रेड पिक करेंगे। उसके बाद आएगा आज का 4 का चमत्कार, वो सचिन बताएंगे। उसके एफएनएस सुपरस्टार माफ कीजिएगा रुचित देंगे आज के 4 का चमत्कार, और मिड कैप फंडा कुछ देर में हम बात करेंगे उस पर। मानस, आपका आज का ऑप्शन ट्रेड क्या पिक कर रहे हैं आप? मेटल क्षेत्र से वेदांता के पुट ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। अगर आप वेदांता के पैटर्न्स देखें तो ये 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था, बट फाइनली आज स्टॉक अपनी 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे गया है। तो 420 वाला अगस्त मंथ का पुट ऑप्शन जो 9 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें 6 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी, और इसमें आपको 17 रुपए के टारगेट सेट करके चल रहे हैं। ओके वेदांता, ये मानस जी के पिक सस्ता ऑप्शन के लिए रिजल्ट भी आए हैं और रिजल्ट की चर्चा हम कर रहे हैं। समय नहीं था उस वक्त, और डिटेल में बताएंगे आपको कैसे रहे नतीजे वेदांता के। एफएनओ सुपरस्टार के लिए सचिन जी के पास चलते हैं। बताइए सचिन जी, एफएनओ सुपरस्टार के लिए आपने क्या पिक किया है? शायद यहाँ पर दालमिया भारत में मुझे लग रहा है एक अच्छा कंसोलिडेशन हो चुका है, कहीं जाकर एक काफी अच्छे सेक्युलर बुल रन में स्टॉक लॉक्ड इन रहा है। एक बेस यहाँ पर एलिवेट हो चुका है इस पर्टिकुलर न्यू सीरीज के लिए, जो लगभग अराउंड 2200 के आसपास एग्जिबिट हुआ है। तो अगर थोड़े से डिक्लाइन होते हैं तो 2246 तक मुझे लग रहा है खरीदारी करनी चाहिए। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है मोमेंटम के लिहाज से 2220 का स्टॉप लॉस आइडियल होगा ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड हो सकता है कि 1 से 2 दिनों में एक अच्छा मूव यहाँ पर नजर आए। 2340 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर दालमिया भारत के अगस्त फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी 2220 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, दालमिया भारत आपका 2254 पे बाय कॉल है। ये सीमेंट स्पेस सचिन जी का बहुत ही फेवरेट स्पेस है। अल्ट्राटेक सीमेंट आपने कई बार अगर आप देखें बहुत अच्छे ट्रेड्स निकाले वहाँ पे सचिन जी। खैर अभी चलते हैं विकास के पास, आज के रुचित के पास, माफ कीजिएगा, आज के 4 के चमत्कार के लिए। रुचित जी क्या पिक कर रहे हैं आप? जी आज का चार्ट का चमत्कार मैं पिक करूंगा थर्मैक्स, जहाँ पे खरीदारी की सलाह है। अगर आप पिछले, सिर्फ आज के सेशन का ही नहीं, अगर आप पिछले एक हफ्ते का अगर इसका चार्ट देखें तो बहुत ही बेहतरीन एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट रिसेंटली ये स्टॉक में आया है, और वो भी काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। जो पुलबैक मूव आया उसमें 20 डेमा 20 दिन का मूविंग एवरेज स्टॉक के लिए सपोर्ट टैग किया, और वो सपोर्ट से फिर से अप मूव का रिजम्पशन स्टॉक ने किया है। सो यहाँ पे हमें लग रहा है कि क्योंकि स्टॉक इतना चला नहीं है पिछले कुछ महीनों में और अभी रिसेंटली ब्रेकआउट आया है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है थर्मैक्स में करंट लेवल्स पे। तो करंट लेवल्स पे 3830 3830 के नीचे स्टॉप लॉस रख के थर्मैक्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। 4100 के टारगेट्स हम ये स्टॉक में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 4100 तक के टारगेट थर्मैक्स में नजर आ रहे हैं फिलहाल, और निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी थर्मैक्स में भी देखने को मिल रहा है। एनर्जी स्पेस में ही अगर आप देखें तो थर्मैक्स, आईजीएल, सुज़लॉन जैसे स्टॉक्स में आज थोड़ी बाइंग नजर आ रही है। मिड कैप फंडा के लिए चलते हैं आशीष जी के पास। बताइए आशीष जी, आपने क्या चुना है मिड कैप फंडा के लिए? जी बिल्कुल, तो देखिए मेरे हिसाब से वाटर ट्रीटमेंट की जो थीम है वहाँ पर हम काफ़ी पॉजिटिव, और हमें लगता है कि वाटेक वाबाग हमें काफ़ी पसंद आता है। ये स्टॉक जो अभी ऑर्डर बुक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी की बनी हुई है, जो एक क्लियरली 4 to 5 टाइम्स ऑर्डर बुक टू बिल रेशियो, जो क्लियरली एक अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी यहाँ पे बना रहा है। साथ ही साथ मार्जिन्स में अच्छे खासा एक्सपांशन, और अभी जो रिसेंटली एक सऊदी से ऑर्डर आया है वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है, जिसके चलते हमें लगता है कि जो नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर में अर्निंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। और आप अगर से देखेंगे तो जिस तरह से इनका फोकस प्योरली इंजीनियरिंग और प्रोक्योरमेंट साइड पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो क्लियरली इसका एक रिफ्लेक्शन मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट में रहेगा, जो कि 15% तक एबिटा मार्जिन हमें लगता हुआ जाते हुए नजर आएगी। तो वाटेक वाबाग हमारी प्रिफर्ड बेट रहेगी। यहाँ पर पे हमें लगता है स्टॉक 1530 पे एक अच्छा टेक्निकल बेस भी बना रहा है, तो ये सपोर्ट लेवल अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो 1750 1800 तक की ट्रेजेक्ट्री मुझे लगता है वाटेक वाबाग के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। ओके, ये 4 का चौका ट्रेड्स हो गए। मैं आपके स्क्रीन पे लेके आऊँगा एक बहुत महत्वपूर्ण नंबर, और जो कि अभी तक
मेरे ख्याल से इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन बॉटम लाइन हमारी एक्सपेक्टेशन से कहीं अच्छा है। मारुति के नंबर्स आए हैं, मुनाफा करीब 3712 करोड़ रुपए का। इसमें हमारी एक्सपेक्टेशन और एक्चुअल नंबर्स में करीब 20% का डाइवर्जेंस है। अब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है इसमें, वो देखना पड़ेगा, बट ये बहुत ही बड़ा अगर आप देखिए डाइवर्जेंस है। और जहाँ तक बॉटम लाइन का सवाल है, टॉप लाइन का सवाल, माफ़ कीजिएगा, इट्स 38,414 38,414 करोड़ रुपए का, जो कि एक्सपेक्टेशन करीब 36,200 के आसपास थी। तो टॉप लाइन और बॉटम लाइन के फ्रंट पे मैं सिर्फ 2 नंबर्स का आधार बता सकता हूँ कि स्टॉक क्रैक हो सकता है ये। बाकी भी मार्जिन्स की पिक्चर देखनी पड़ेगी क्योंकि मेटल प्राइसेस काफ़ी फर्म थे, और बाकी वॉल्यूम सब कुछ देखेंगे। बाकी मेरी कमेंट्री एक्सपोर्ट मार्केट को लेके, डोमेस्टिक मार्केट को लेके, एंड स्पेशली जो आपका एसयूवी सेगमेंट है उसके नंबर्स कैसे रहे उसको देखेंगे। लेकिन प्रेमा फेसिया आशीष चतुर्वेदी जी बहुत संक्षेप में, मेरे ख्याल से वो है नहीं इस वक्त, बट ये देखिए मैंने पहला शब्द जो मेरे जहन में आया था इस नंबर को देखने के बाद कि ये क्रैक होगा। मानस आपका व्यू इस पर बहुत एक छोटे से रेंज में है, बट इस वक्त निकलता हुआ इस रेंज से इंट्राडे में। देखिए यहाँ पर डायरेक्शनल कॉल लेना बहुत मुश्किल है क्योंकि एक ही रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है ऊपर की तरफ। अभी भी 12,800 12,900 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो मेरा समझना है कि अगर यहाँ पर खरीदारी करनी भी है तो केवल ब्रेकआउट पे करेंगे। अगर 12,900 के ऊपर निकले तभी खरीदारी करें। ओके, फिलहाल मारुति सुजुकी नंबर आपके स्क्रीन पर, और नंबर अभी तो फिलहाल अच्छे लग रहे हैं और शानदार रिकवरी भी निचले स्तरों से। देखिए मारुति इन ग्रीन आया करीब 0.13% की तेज़ी के साथ, आधा फीसदी की तेज़ी के साथ। चलिए अब डिटेल में समझेंगे इस नंबर को, कल ब्रोकरेज हाउसेस क्या मान के चल रहे हैं। लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार बिग मार्केट वॉइस में हम बात करेंगे आनंद राठी वेल्थ के ज्वाइंट CEO फिरोज अजीज जी से। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। एक बार मारुति को और देखते हैं। 12,700 पे आपके स्क्रीन पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ गदगद है यहाँ पर ये इस वक्त टॉप लाइन बॉटम लाइन के नंबर्स पे। एबिटा में अगर आप देखें तो यहाँ पर स्लाइड ड्रॉप है, और मार्जिन्स अगर आप देखें, हालांकि याद रखिए जो मैं बात कहता था, मेटल प्राइसेस फर्म रहे हैं, दैट विल पुट प्रेशर ऑन मार्जिन्स। एबिटा मार्जिन्स यहाँ पर अगर आप देखें तो घटे हैं। अन्य आय ये देखिए, ये है, दैट्स द फैक्टर। मैं कहता ना कोई एक्सेप्शनल आइटम है कि नहीं। अन्य आय यहाँ पर 975 करोड़ से बढ़कर यहाँ पे ज़्यादा हुई है, तो ये एक फैक्टर था जिसने शायद बॉटम लाइन को थोड़ा सा पुश किया है। खैर, फिरोज अजीज आज बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिरोज, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। फिरोज, आज हमने एक मतलब हमारे लिए 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण थी। एक हमारा रनिंग अर्निंग सीजन, और दूसरा US टैरिफ। फाइनली आपके पास एक फिगर है अब 25%, मतलब जिस हालात में ये लगी है, और एक अमेरिकी राष्ट्रपति ने मात्र ट्वीट के जरिए अगर आप देखें इस टैरिफ का ऐलान कर दिया। आप इसे एक तरफा मानेंगे, बट दैट्स द आई थिंक वर्स्ट केस सिनेरियो एज ऑफ नाउ। 25% का टैरिफ, जिस प्रकार का मार्केट का रिएक्शन है, आप इस इवेंट पर इस रिएक्शन को कैसे रीड कर रहे हैं? आपका टेक इस टैरिफ के मतलब आने के बाद जो मार्केट का एक्शन रहा उसको देखने के बाद। वीरेंद्र सर नमस्कार, गुड आफ्टरनून। ये जो इसका टेक है, हर न्यूज का हमने एक एनालिसिस किया कि न्यूज भले ही कितनी बड़ी हो, उसका जो रिएक्शन होता है 2 चीजों पे आधारित होता है। एक, क्या वो नई खबर है या इंक्रीमेंटल खबर है। ये एक इंक्रीमेंटल खबर मानी जाएगी क्योंकि इसका ये जो नया वेरिएबल आया था वो 7 अप्रैल को आ चुका था। इसीलिए आपने देखा कि पहले क्षणों में ही 1600 पॉइंट निफ्टी गिर गई थी 23,200 से सीधे 21,700, क्योंकि नया वेरिएबल था। अब ये नया वेरिएबल नहीं है, इंक्रीमेंटल और न्यूज है। उस पे जो इम्पैक्ट्स आते हैं वो बहुत एक्सपेक्टेशन से परे आते हैं। काफी लोगों ने कल रात को जब मैं बात कर रहा था एक्सपर्ट से, मार्केट गैप डाउन खुलेगी, तो मैंने कहा भाई ये जो न्यूज है ये ऑलरेडी बासी न्यूज है, ये कोई फ्रेश न्यूज नहीं है, नया न्यू वेरिएबल नहीं है, ऐसे कि क्रोएड ब्रेकआउट आया। सो दैट्स वन थिंग। सेकंड इज किस स्थिति में आती है। 1 साल का प्रैक्टिकल टाइम करेक्शन हो चुका है, 5.86 प्राइस करेक्शन हो चुका है। सितंबर 2024 में आप 26,200 पे थे, 11-12 महीने का टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन 6% का, एफआईआई की नेट सेल 86% की, एफआईआई की कैश सेल 3 मंथ्स की सबसे हाईएस्ट, डीआईआई का कैश फ्लो पॉजिटिव। ये सबके आधारित मेरे हिसाब से निफ्टी ने एक सबड्यूड नॉर्मल डे
जो आप आज इंडिया की जो स्टैंडर्ड डिविएशन है निफ्टी की वो 18.37 है लास्ट 1 ईयर की। इसका ये मतलब है कि हर दिन 1.1% की तो मूव एवरेज आती है। दैट्स व्हाट 18% वॉलेटिलिटी सेज। तो आज एक नॉर्मल डे इसलिए निकला क्योंकि ये दीज आर द 3-4 फैक्टर्स। हर खबर को हम खबर की तौर पे नहीं देखते, वो खबर आती कब है इस पे उसका पावर आधारित होता है। ओके, तो फिलहाल ये कुछ फैक्टर्स। फिरोज जी, गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रही हूँ। आऊँगे आपके पास, लेकिन डाबर के नतीजे फ्लैश हो रहे, एक बार उस पर उसको देख लेते हैं नंबर। और देखिए, कंसोलिडेटेड मुनाफा अगर आप रखें स्क्रीन पर तो 500 करोड़ से बढ़कर 514 करोड़ हो गई है। मिनिमम बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिल रही है। मार्जिन हालांकि फ्लैट रहे, देखिए साल दर साल के आंकड़े बता रही हूँ मैं आपके सामने। और अभी से थोड़ी देर पहले हमने एचयूएल के रिजल्ट भी देखे आज सुबह, तो वो तो अच्छे थे, लेकिन डाबर के नतीजे आप देखें तो आई 3,349 से बढ़कर 3,405 करोड़ हो गए। तो यहाँ पे भी थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है साल दर साल। लेकिन एबिटा मार्जिन बिना बदलाव के 19.6% पर ही है साल दर साल के हिसाब से, लेकिन मुनाफा थोड़ा बढ़ा है। इसी पर सवाल होगा फिरोज जी, जिस तरीके से एफएमसीजी स्पेस में अगर आप देखें नतीजे आए, हमने एचयूएल के नतीजे आज देखे, शानदार नतीजे थे और स्ट्रीट ने रिवॉर्ड किया। हमने कोलगेट के नतीजे देखे, काफ़ी ख़राब स्ट्रीट ने पनिश किया था। हमने नेस्ले के नतीजे देखे, ख़राब थे। एचयूएल ने कहीं ना कहीं कमान संभाला फिलहाल। और जिस तरीके से आप बात कर रहे थे फिलहाल, एफएमसीजी कैसा लग रहा है अभी फिलहाल मार्केट में प्लेस आती बड़ी तस्वीर आपको अभी रिजल्ट्स की कैसे नजर आ रही है? एफएमसीजी के जो रिजल्ट्स अभी तक आए हैं, निफ्टी एफएमसीजी जिसको मैं ट्रैक करता हूँ, उसमें 15 स्टॉक्स हैं। उसमें से 5 के रिजल्ट आए हैं, 23% की 24% की वेट के रिजल्ट आए। ऑफ कोर्स दिस इज अपडेटेड एज ऑफ यस्टरडे। तो मेरे हिसाब से जो अब तक के जो 5 रिजल्ट्स टैबुलेट किए हैं उसमें -2.3% की वेटेड एवरेज नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली है। ऑलमोस्ट 59 रुपीज की अर्निंग्स आई है निफ्टी एफएमसीजी पे। रहा सवाल, मेरे हिसाब से इसकी जो वैल्यूएशंस हैं वो थोड़ी स्ट्रेच्ड हैं, और इसके जो वेट्स हैं, हम हर सेक्टर को ये देखते हैं कि इसमें पैसिव वेट बढ़ने वाला है या घटने वाला है। जैसे निफ्टी में एफएमसीजी का वेट है 6.5% और एनएसई 500 में इसका वेट है 5.8। हर सेक्टर और हर स्टॉक की या तो फिर पैसिव फ्लोज की वजह से हेडविंड आ सकती है या टेलविंड आ सकती है। मेरे हिसाब से एफएमसीजी में पैसिव के आउटफ्लोज होंगे rather than इनफ्लोज होंगे over the next 1 year. So not so bullish from a 1 year standpoint, श्रेया मैडम। इस बीच ये देखिए, मारुति के नंबर्स में 2 चीज़ें नज़र आई, और ये था एक तो एक्सेप्शनल आइटम, वो थोड़ा सा अगर आप देखें आपको मायूस करेगा, और दूसरा है मार्जिन्स थोड़े से डिप हुए। टॉप लाइन बॉटम लाइन की फिगर थी अच्छी, बट मार्जिन्स थोड़े से स्क्यूज हुए हैं। दैट्स, लेकिन एक एक्सेप्शनल आइटम है। लेट्स सी ये थोड़ा सा बैकफुट पे आता हुआ, क्योंकि कोर नंबर्स ठीक थे टॉप और बॉटम लाइन के, बट थोड़ा सा अगर आप अंदर जाए ना नंबर्स में तो थोड़ी सी वीकनेस है। इस बीच थोड़ा सा लेके आइए आप, निफ्टी बैकफुट पे आया है करीब 24,767 पे, और प्रेशर में क्या डाल रहा है इंडेक्स को थोड़ा सा। और जरा प्लीज़ निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स लेके आइए। प्रेशर में जो बास्केट थोड़ा सा निफ्टी को लेके आई है, वो जरा कंट्रीब्यूटर्स लेके आइए प्लीज़। रिलायंस अगर आप देखें ड्रैग करता हुआ, और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ करीब 1388 ये डीलों की तरफ आता हुआ, एंड मोर स्पेशली एचडीएफसी बैंक। अच्छा फिरोज, एक तो बास्केट जो इस बाज़ार की सबसे मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स रही है, उसमें फार्मा सबसे ऊपर रहा। हेल्थ केयर को देखिए आप, जिसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ, सारे हॉस्पिटल्स ऑल टाइम हाई पे। आप लोग की रीडिंग इस सेगमेंट में क्या है? मतलब डिफेंसिव्स का भी ये अंश सबसे एग्रेसिव रहा पिछले लगभग 3 महीने में, मोस्ट स्पेशली हॉस्पिटल्स, जो मेरे ख्याल से पिछले 4 साल में कभी सिंक ही नहीं हुए। ये यहाँ पे आपका व्यू क्या है इस वक्त? वीरेंद्र साहब, मेरा ये व्यू है कि ये जो सेक्टर है इसकी और 3 क्वार्टर तक प्रैक्टिकली दिस फाइनेंशियल ईयर इस पे हम बुलिश रहेंगे। लॉन्ग टर्म इतनी बुलिशनेस नहीं है, बट इसकी जो लास्ट ईयर की जो अर्निंग्स ग्रोथ आई थी निफ्टी फार्मा की, ऑलमोस्ट 26% की अर्निंग्स ग्रोथ आई थी। ऑलमोस्ट अबाउट अगर आप देखें तो अर्निंग्स के नंबर अगर मुझे याद हो तो 627 रुपीज की निफ्टी फार्मा की अर्निंग्स आई थी, तो उसमें ये सब आ जाते हैं। बट मेरा ये मानना है कि इसमें जो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल पैसा बनाना मेरे हिसाब से संभावना कम है। बट आप सही फरमा रहे हैं कि इनके जो जैसे हॉस्पिटल के शेयर्स हैं वो ऑटोमेटिकली मतलब पुश की वजह से काफी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। आई थिंक
अगले 6 महीने तक इनमें बुलिशनेस रहेगी। इफ यू आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो निफ्टी को बीट करना चाहता है, निफ्टी फार्मा से 3-4% पर एनम 3-4 साल के लिए नहीं होगा, बट आई थिंक नेक्स्ट 6 मंथ्स स्टिल बुलिश। तो ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा। काफी सारी ओनरशिप चेंज हो रही है, हाथ बदल रहा है। स्टॉक आई थिंक फ्रॉम वैल्यू इन्वेस्टर्स मोमेंटम इन्वेस्टर्स के हाथ में जा रहा है, तो मोमेंटम अभी भी कंटिन्यू होना चाहिए। ये हमारा अंदेशा है। ओके, फार्मा स्पेस को लेकर और हेल्थ केयर स्पेस को लेकर आप बुलिश साउंड कर रहे हैं। फिरोज ये क्वेश्चन मैं लगातार पूछ रही हूँ, थोड़ा रेपिटेटिव साउंड हो सकता है हमारे दर्शकों के लिए, लेकिन सवाल अहम भी है क्योंकि हमने रिजल्ट्स अभी तक देखे, हम चर्चा भी कर रहे थे। इटर्नल के नंबर आए थे और काफ़ी इंप्रेसिव नंबर जिस तरीके से क्विक कॉमर्स स्पेस को लेकर आंकड़े आए, उसके बाद से हमने एक तरफा रैली देखी इटर्नल में। एक तो इस क्विक कॉमर्स स्पेस को लेकर आप क्या सोचते हैं, अभी आपका रुझान और बढ़ा है क्या जब से नंबर आए हैं? दूसरा, पूरा न्यू एज स्टॉक्स के ऊपर, स्पेस के ऊपर आपकी राय क्या होगी? मेरे हिसाब से न्यू एज स्टॉक्स फंडामेंटल पे कम आधारित होते हैं, पैसिव पे ज्यादा आधारित होते हैं। फॉर एग्जांपल इटर्नल जो आप कह रही थी, ऑफ कोर्स आई एम नॉट क्वालिफाइड टू कमेंट ऑन स्टॉक, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। निफ्टी के अंदर आया लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो अब वो निफ्टी के अंदर आता है तो 8 लाख करोड़ तो ईपीएफओ के लगे हुए हैं निफ्टी और सेंसेक्स में। तो इससे क्या होता है कि जो 8,000 10,000 करोड़ की इन्फ्लक्स आती है, उसकी वजह से जो पहला किक स्टार्ट चाहिए होता है अपनी गाड़ी को, वो मिल जाता है पैसिव के लार्ज इनफ्लोज से। फिर ट्रेडर लोग आते हैं कि यार ये तो पूरी ब्रेकआउट हो गई, तो उनके पैसे लग जाते हैं। फिर क्या होता है कि ये जो लॉन्ग ओनली एक्टिव डिस्क्रिशनरी फंड मैनेजर्स हैं, वो बोलते हैं यार कोई ना कोई कहानी देके, वो बोलते हैं यार इस बिजनेस अच्छा है। सो क्या होता है कि ये जो न्यू एज बिजनेसेस में लार्जली उनकी जो इंक्लूजन होती हैं, अगर बड़ी लेवल पे आप लिस्ट करते हो तो 6 महीने की लिस्टिंग के बाद या 1 साल की लिस्टिंग के बाद वो कई सारे इंडेक्स फंड्स में इंक्लूड होते हैं। तो उसकी वजह से जो गाड़ी स्टार्ट होती है, तो उसकी वजह से नई न्यू एज बिजनेसेस हैव बीन वैल्यूड एट ऑब्सीन लेवल्स। अब निफ्टी में अगर आप देख रहे हैं तो 18 स्टॉक ऐसे हैं, 17 स्टॉक ऐसे हैं जिनकी 50 से ज्यादा की पी है। अगर आप वेटेड एवरेज निफ्टी की पी चलाते हैं और पूरों को एक साथ डालते हैं तो ऑलमोस्ट 36 की पी आती है, 22 की नहीं आती है, जैसा एनएससी पे दर्शाया जाता है। क्योंकि एनएससी अर्निंग्स कैलकुलेट करती है फ्री फ्लोट को लेके, बट वेटेड एवरेज पीज ऑफ निफ्टी हैव कम अप टू 36, उसमें 450 500 का इटर्नल का भी योगदान है इन टर्म्स ऑफ अपलिफ्टिंग निफ्टी पी। सो आपका पॉइंटेड क्वेश्चन जो है, न्यू एज बिजनेसेस को मैं मोमेंटम बिजनेसेस मानूंगा। उसकी पूरी डिमांड एंड सप्लाई को एनालाइज करके देखूंगा कि ये किस डिमांड सप्लाई के कदार पे क्या एवोल्यूशन है इसकी, उस आधार पे न्यू एजेस बिजनेस खरीदने चाहिए, ना कि क्वार्टरली रिजल्ट के आधार पे। जैसे अगस्त 14 एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। एमएससीआई अपनी वेटेजेस को अनाउंस करता है कि उसकी रीजिक क्या है, 14 फरवरी, 14 मई, 14 अगस्त, 14 नवंबर। अगर अगस्त का महीना आने वाला है तो मैं कोई भी न्यू एज बिजनेस को ये कंप्यूट करे बगैर कि एमएससीआई में उसकी नेक्स्ट वेट बढ़ रही है या घट रही है, उसके आधार पे ही इनमें पोजीशन लेनी चाहिए, इवन फॉर अ मीडियम टर्म इन्वेस्टर। ओके, क्वार्टरली रिजल्ट पर ना आप फोकस करके न्यू एज कंपनीज पर अपनी राय बनाएं, जब बल्कि और डिटेल एनालिसिस होनी चाहिए आपकी इन कंपनीज पर। शुक्रिया फिरोज ये जानकारी के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए और आपके समय के लिए बहुत शुक्रिया। क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और टिपिकल एक्सपायरी वाला दिन देखिए, डे हाई से मार्केट फिर फिसला और ½ करीब आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी गिरता हुआ नजर आएगा। अब 24,761 के लेवल पर निफ्टी कारोबार कर रहा है, बैंक निफ्टी 55,963। वीरेंद्र जी, टिपिकल एक्सपायरी वाला दिन, जिस तरीके से हम लगातार हर एक्सपायरी हम ये नोट करते हैं कि आधे घंटे में कुछ फेरबदल होता है, वही देखने को मिल रहा है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि 25% की टैरिफ अनाउंसमेंट का ये कोई असर है। एक टिपिकल एक्सपायरी वाला डे आज प्ले होता हुआ नजर आ रहा है। कैसी लग रही है अब क्लोजिंग और यहाँ से क्लोजिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए श्रेया, क्लोजिंग ठीक है, बहुत इंप्रेसिव नहीं है, लेकिन एक बात बताऊं, जो सुबह 200 पॉइंट गिफ्ट नीचे था उसकी तुलना में बहुत अच्छी क्लोजिंग है। एक्सपायरी डे है, वॉलेटिलिटी रहेगी। मेरे लिए क्या था श्रेया, जो मैंने आपसे 2 बजे बात कही थी कि मेरे लिए ज़रूरी है कि आज की क्लोजिंग का मतलब कल के लिए इंपॉर्टेंट है। लेवल था 955, जो बात की थी हमने 2:10 पे, कि अगर 955 कटा जो कि 10 डेमा है तो एक आपको 75 पॉइंट का स्विंग और मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिला। बट अब जरा कैंडलस्टिक चार्ट लेके आइए प्लीज़ डायरेक्टर साहब। अब आते हैं रणनीति पर। देखिए, मैंने फिर भी कहा था कि आप बतौर ट्रेडर ट्रेड समेट लीजिए। ये चार्ट जरा गौर से देखिएगा। आज के हाई पे 2 एवरेजेस आते हैं, 10 और 50। आज के लो पे एवरेज आता है 100 डेमा। मैं कोई फिर ट्रेड कैरी नहीं करूँगा, यकीन मानिए, मैं फिर कोई ट्रेड कैरी नहीं करूँगा। आज सुबह हमने डिप को बाय किया, एक ठीक ठाक लेवल पर आके छोड़ दिया। सिंपली कुछ मत कैरी करिए। आज के स्टैट्स को देखेंगे,
ये ज़रूरी होगा देखना श्रेया कि फाइनली टैरिफ लगने के बाद, इस खबर के बाद, एक बड़ी अर्निंग्स के बाद मारुति के नंबर्स भी आ चुके हैं, एचयूएल के नंबर्स भी आ चुके हैं, कल आईटीसी के नंबर्स हैं। लेट्स सी कि एफआईआईज ने कितने शॉर्ट अगस्त के लिए अब कैरी करें। 80% ऑफ योर अर्निंग सीजन इज क्लोज नाउ। 80% शेयर। आपका टैरिफ वाला मैटर जो है ना, वो भी लगभग वर्स्ट केस में क्या हो सकता था वो भी आ चुका है। बाकी 20% अर्निंग सीजन के लिए एफआईआईज कितने शॉर्ट्स कैरी कर रहे हैं अगस्त में? दे आर अप्रॉक्सीमेटली 1.73 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट एज पर यस्टरडेज क्लोज। मैं फिर कह रहा हूँ ट्रेड नहीं ले जाएंगे। कल सुबह अगर निफ्टी 100 डेमा के जोन को तोड़ेगा तो फिर शॉर्ट भी करेंगे, और अगर 10 और 50 जो कि आज का हाई है 24,955 अगर वो कटा तो लॉन्ग भी करेंगे, अदरवाइज रेंज में ट्रेड करेंगे। शायद मैं फिर कह रहा हूँ जब तक ये 50 डेमा रीगेन ना हो जाए और जब तक कि 100 डेमा टूट ना जाए, डे ट्रेड करिए, उसमें आप खुश रहेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है पोजीशंस को कैरी करने के लिए। शेयर ओके, न्यूट्रल जाएंगे फिलहाल, पोजीशन कैरी नहीं करने की सलाह है आपको, और कल देखेंगे कि किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और डीलर्स किन स्टॉक्स पर बेट लगा रहे हैं, कहाँ बिकवाली की राय, कहाँ खरीदारी की राय, वो समझते हैं। यतिन जी बताइए। तो देखिए, दो काउंटर्स हैं जहां डीलर्स आज खरीदारी कर रहे हैं। सबसे पहले जेएसडब्ल्यू स्टील, ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट इनकी जो अर्जी है भूषण पावर रिलेटेड वो सुनेगा फिर से एक बार, वो तो सेंटिमेंट प्ले कर रहा है, लेकिन डीलर्स का मानना ये है कि डोमेस्टिक फंड्स भी यहाँ खरीदारी कर रहे हैं और बीटीएसटी के लिहाज से 20 से 25 रुपये की अपसाइड यानी 1065 तक के लेवल्स वो देख रहे हैं, काउंटर पे आ सकते हैं। इसके अलावा आइनॉक्स विंड थोड़ा कमज़ोर है काउंटर, और डीलर्स को लगता है जिस हिसाब से एचएनआई की बिकवाली यहाँ चल रही है, लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है, शायद स्टॉक प्रेशर में देखने को मिले, और 145 से 150 तक के टारगेट्स डीलर्स इस काउंटर पे सुझा रहे हैं ऑगस्ट फ्यूचर्स के लिए। ऑगस्ट फ्यूचर्स थोड़े प्रीमियम पे हैं, लेकिन हाँ यहाँ से 4 से 5 रुपये की डाउनसाइड डीलर्स को लगती है मुमकिन है काउंटर में। ओके, आइनॉक्स विंड बिकवाली की राय, और दूसरा स्टॉक भी रखिए स्क्रीन पर जहाँ पे खरीदारी की राय आई है। शुक्रिया यतिन जी जानकारी के लिए। जेएसडब्ल्यू स्टील पर खरीदारी की राय और साथ ही आइनॉक्स विंड में बिकवाली की राय उनकी तरफ से आती हुई डीलर्स की तरफ से। चलिए अब बीटीएसटी और एसटीबीटी ट्रेड्स लेते हैं। रुचित जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? जी बीटीएसटी ट्रेड के लिए आरबीएल बैंक में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। विद इन द बैंकिंग स्पेस अगर आप कंपैरेटिव एनालिसिस देखें तो पिछले कुछ दिनों में काफी स्ट्रेंथ ये स्टॉक ने बताई है, और आज भी अगर वॉल्यूम्स देखें तो थ्रू आउट द डे काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स रहे। सो यहाँ पे हमें लग रहा है कि मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है जो कंटिन्यू रहना चाहिए। 205 पॉइंट आज बैंक निफ्टी अभी नीचे है, फिर भी ये स्टॉक करना लगभग 2% के गेन्स के साथ ट्रेड कर रहा है जो क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहा है। सो आरबीएल बैंक में करंट लेवल्स पे 261 के नीचे स्टॉप लॉस रख के खरीदारी करके जाए 275 के टारगेट्स के लिए। ओके, ये हो गया आरबीएल बैंक, और अब चलते हैं मानस के पास। मानस आपका ट्रेड? देखिए एसजेवीएन के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। एक फ्रेश ब्रेकडाउन चार्ट्स पे देखने को मिला है, ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो एसजेवीएन के फ्यूचर में अगस्त मंथ के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 94 रुपीज के आसपास चल रहा है, 95.50 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 91 के टारगेट सेट करेंगे। ओके, एसजेवीएन के अगस्त फ्यूचर्स में बिकवाली की राय मानस जी की तरफ से। गाबर से बताइए आप क्या कैरी कर रहे हैं? एक सेल साइड की ट्रेड आई है, एक बाई साइड की, आप कहाँ पे हैं? बाय साइड बिल्कुल डोमेस्टिक इकोनॉमी, वो है इंडिगो। इंडिगो 5,900 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मेरे ख्याल से 6,000 का एक टारगेट होना चाहिए, स्टॉप होगा 5,850, तो दिस इज शॉप इन फेवर में इंडिगो। ओके, इंटरग्लोवेशन 6900 के स्तर पे आपका क्लोज आता हुआ ट्रेड्स। यहाँ पर एक और बाकी है, उसमें रुचित जी क्या पिक कर रहे हैं आप? रुचित जी आप ही का नाम लिया मैंने। जी मैंने आरबीएल बैंक जस्ट बीटीएसटी के लिए बाय दिया है, सो आई थिंक अमित बाकी हैं। ओह डॉक्टर साहब कह रहा था मैं। अमित जी आपका ट्रेड क्या है? अमित जी म्यूट करके मजा ले रहे हैं। अरे अमित जी अनम्यूट करिए यार। जी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ जाऊंगा। काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा डिप आया टुवर्ड्स क्लोज मार्केट के कारण, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। चैनल ब्रेकआउट है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में, 324 का स्टॉप लॉस रहेगा और 337 के टारगेट्स रहेंगे जियो फाइनेंशियल में। ओके, जियो फाइनेंशियल्स याद रखिएगा, जियो फाइनेंशियल्स पे लॉन्ग कॉल है तो ये लाजमी है कि इस ट्रेड पे, इस कॉल पे एक ज़रूर अपनी राय रखें, निजी राय अपने वित्तीय सलाहकार की।
और क्योंकि इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, उसी समूह के अंतर्गत CNBC आवाज़ भी आता है। ट्रेड्स पूरे हो गए। क्लोज निफ्टी IT का आज काफ़ी ख़राब रहा, एक बार फिर से मतलब आप समझिएगा कि आधे % के लॉसेस। मेरे को एक्सपेक्टेशन आज बड़ी अच्छी मतलब निफ्टी FMCG के कैंडल्स को देखकर है, एक अच्छे क्लोज की तरह, बट लेट्स सी क्या करता है ये, क्योंकि आज की हाई शैडो यानी जो आज का क्लोज पॉइंट है और आज का जो इंट्राडे हाई पॉइंट है वही इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है। अच्छा, प्रेशर डालने वाले 3-4 स्टॉक्स लेके आइए जो फाइनली एक शॉर्ट ग्रिप के साथ जा रहे हैं। उसमें है एक रिलायंस इंडस्ट्रीज़, इन्फोसिस टुवर्ड्स डे लो, और साथ ही साथ एक बार HDFC बैंक लेके आइएगा। इट्स आई थिंक टिपिकल एक्सपायरी स्विंग। कल मतलब क्लोजिंग के वक्त HDFC बैंक भी थोड़ा सा बैकफुट पे आया। बहुत स्ट्रॉन्ग जोन में जो स्ट्रक्चर्स जा रहे हैं उसमें आप कह सकते हैं कि केन्स टेक्नोलॉजी, डिलीवरी, पूरा का पूरा FMCG बास्केट, इंडिगो, और हेल्थ केयर स्पेस में फोर्टिस हेल्थ केयर 859। रुचित, ये अब जिस डाटा साहब प्लीज़ फोर्टिस के रोल ओवर रखिएगा, याद रखिएगा जब मैं आपको इस महीने के शुरुआत में रोल ओवर्स की शीट बता रहा था, मुझे अच्छी तरह याद है, हेल्थ केयर में टॉप रोल ओवर्स थे फोर्टिस के। रुचित, अब आपका व्यू क्या कहता है, सेंस क्या कहता है, यहाँ से कौन सा जोन खुल रहा है फोर्टिस के लिए? अभी भी 88% रोल ओवर्स कैरी कर रहा है ये नेक्स्ट सीरीज के लिए, अगस्त के लिए। जी वीरेंद्र जी, दो चीज है। एक तो अगर आप सेक्टर की देखिए बात करेंगे तो सेक्टर ही पूरा एक काफी अच्छा आउट परफॉर्मर रहा है। हेल्थ केयर सेक्टर ही पूरे जो पिछले एक महीने में मार्केट में करेक्शन आया है उसमें अगर आप फोर्टिस देखे या किम्स देखे, अपोलो हॉस्पिटल्स देखे, आई थिंक हेल्थ केयर एज अ सेक्टर हैज डन रियली वेल। एंड सेकेंडली विद इन द सेक्टर अगर आप ये स्टॉक को दूसरे स्टॉक के कंपेयर करें तो ये स्टॉक में रिलेटिव वॉलेटिलिटी काफी कम रही है, और जो भी छोटे मोटे करेक्शन या डिप्स आते हैं उसमें कोई वॉल्यूम पे सेलिंग नहीं आई है। सो 20 डेमा सपोर्ट 816 पे अब ये स्टॉक का शिफ्ट हुआ है। तो मेरे ख्याल से जब तक ये एटलीस्ट 20 डेमा नहीं ब्रेक करता है तब तक ये ट्रेंड आगे कंटिन्यूड रहेगा, और पॉसिबली हम 880 890 ये लेवल्स तक का ये स्टॉक को इमीडिएटली जाते हुए देख सकते हैं। सो बिल्कुल जिनके पास भी पोजीशंस है ट्रेंड को राइड करिए। 20 डेमा के नीचे अभी फिलहाल स्टॉप लॉस रखिए, जब तक वो स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता है या 20 डेमा के नीचे स्टॉक नहीं जाता है तब तक व्यू स्टॉक का बुलिश ही है। फोर्टिस हेल्थ केयर। चलिए अभी काम करते हैं, FNO पल्स पे आते हैं, उसके बाद चलेंगे शेयर पे थोड़ी सी स्कैनिंग के लिए। और पल्स शायद थोड़ा सा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, बट इसमें कोई राय नहीं कि आज HUL ने, उसके नंबर्स ने पल्स को फिर भी अगर आप देखें डिटोरिएट नहीं होने दिया, ख़राब नहीं होने दिया। 103 में शॉर्ट्स थे और 77 में लॉन्ग अनवाइंड टुवर्ड्स एंड जो है ना ये प्राइस डैमेज थोड़ा सा हुआ। 34 में लॉन्ग, 15 में शॉर्ट कवरिंग। एक एक करके स्टैट्स को देखते हैं। आई मीन शॉर्ट कवरिंग कंप्लीटली अगर आप देखें तो आज FMCG बास्केट में थी। केन्स, आई मीन जो नंबर्स थे, मैनेजमेंट की कमेंट्री थी, उसके बाद स्ट्रॉन्ग मूव। HUL में करीब करीब 3.25% का मूव। स्ट्रेंथ लॉन्ग, गोदरेज CP, जियो फाइनेंशियल्स, APL अपोलो ट्यूब्स बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल। और इंटरेस्टिंगली APL में लॉन्ग बनी है। डिलीवरी में शॉर्ट कवरिंग थी। इंट्रोग्लोवेशन, आदित्य बिरला कैपिटल, डाबर, पेज इंडस्ट्रीज। डाबर भी आई थिंक एक ठीक ठाक क्लोज की तरफ बढ़ रहा है, यस अच्छे क्लोज की तरफ। शॉर्ट बिल्डअप हुआ इंडस टावर्स में, IIFL फाइनेंस, चंबल, अंबुजा और अदानी एंटरप्राइजेस में। और नेक्स्ट स्लाइड आएगी शॉर्ट बिल्डअप की, और ये है द आरती इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान कॉपर, बिरला सॉफ्ट, CSC और महानगर गैस। शेयर ओके तो ये कुछ स्टॉक्स और ब्रेथ यहाँ पर आपके स्क्रीन पर। कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं जो जाते जाते ख़राब क्लोजिंग दे जा रहे हैं। टाटा स्टील आज देखें आप डेलो के आसपास क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। टाटा स्टील में दबाव था। NTPC डेलो के आसपास क्लोजिंग, और पूरे एनर्जी स्पेस में अगर आप देखें तो दबाव था। SJVN बिकवाली की राय मानस जी की तरफ से आई थी। और एक बार एनर्जी स्पेस देखिए, पूरे 1% के करीब ये इंडेक्स टूटकर क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा कोल इंडिया डेलो के आसपास, कैस्ट्रॉल ऑयल, सीमेंस, पेट्रोनेट, रिलायंस 1.5% करीब टूटा और बड़ा ड्रैगर रहा आज बाजार के लिए भी। और कौन से स्टॉक्स में थोड़ी दिक्कत थी? कोल इंडिया, एक बार कोल इंडिया का चार्ट रखते स्क्रीन पर, NTPC का भी रखिए स्क्रीन पर, डेलो के आसपास। अमित जी, NTPC हम लगातार चर्चा करते रहते हैं इस पर्टिकुलर काउंटर पर, हालांकि लॉन्ग टर्म के नज़रिए से आप इसको रीड करते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के नज़रिए से कैसा लग रहा है ये स्टॉक? डेलो के आसपास क्लोज होने की तारीख 1.5% के करीब थोड़ा कंसोलिडेट तो करता नज़र आया NTPC काफ़ी सत्रों से। यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी?
शेयर जी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, काफी बोरिंग काउंटर है, रेंज बाउंड है, नीचे 320 सपोर्ट है और ऊपर रेजिस्टेंस 340, तो ये 20 रुपए के दायरे में घूम रहा है। इट्स नॉट कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है यहाँ पे। शॉर्ट करने की भी सलाह नहीं है, लॉन्ग भी नहीं कर सकते, साइडवेज चल रहा है। बेसिकली इसकी रेंज 320 से 340 की है, तो इट्स बेस्ट अवॉइडेड। अगर थोड़ा डिप आता तो मे बी 320 325 की तरफ जा सकता है, बट दैट्स इट अबाउट दिस काउंटर। ओके, बोरिंग काउंटर लगातार हम आपसे चर्चा भी कर रहे हैं, तो फिलहाल तो अवॉइड करने की ही राय है। कहाँ बाइंग होती हुई नजर आई आज? तो एफएमसीजी पैक था क्लियरली आज सेक्टर ऑफ द डे, 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी पूरे एफएमसीजी पैक में लगी। इसके अलावा दिक्कत कहाँ थी? आज फार्मा और हेल्थ केयर स्पेस में थोड़ी मुनाफा वसूली थी। जो पिछले कुछ सत्रों से मार्केट को संभालने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पे थोड़ी मुनाफा वसूली। ऑयल एंड गैस उठा और रिलायंस में बड़ा एक फैक्टर। आईटी बीच में सुधरा था, लेकिन फिर आधा फीसदी करीब करीब गिरकर क्लोज हो रहा है। साथ ही आप देखिए बैंक्स में भी जाते जाते प्रेशर फिर से बनता हुआ नजर आया, टिपिकल एक्सपायरी का दिन। और अब मार्केट अगर आप देखें तो जिस तरीके से गिरावट देखने को मिल रही है, क्लोजिंग कैसी रही ये समझते हैं वीरेंद्र जी से बिग वॉल पे। वीरेंद्र जी, ओवर टू यू। क्लोजिंग कैसी लग रही है मार्केट की अब? शेयर क्लोजिंग आप कह सकती हैं सेंटिमेंटली इट्स स्ट्रॉन्ग, टेक्निकली मिडवे, जस्ट अबव 100, जस्ट बिलो 50। और इस आई थिंक डिलेमा को, इस दुविधा को दूर करेगा अगस्त का महीना, जो कल से कमेंस होगा, अगस्त की सीरीज। आज का इंटरडे हाई एग्जैक्टली 50 डेमा, एग्जैक्टली शार्प, और लो एग्जैक्टली 100 डेमा। आइए देखते हैं कि आज टुवर्ड्स क्लोज सेक्टोरियल जो परफॉर्मेंस थी वो कैसी थी। नो डाउट आज निफ्टी बैंक में एक समय इंट्राडे में लगभग आप समझिएगा कि 400, 500, 600, 700 पॉइंट का पुल बैक था। ये क्लोज आ रहा है अगेन 56,000 के पुट राइटर्स के आसपास, तो देखिए बहुत ख़राब नहीं है। निफ्टी करीब करीब 24,759 पे, और ख़राब थोड़े से मिड कैप्स थे, 1% स्लाइड हुए। आईटी 0.5% आज फिर स्लाइड हुआ। एडवांस डिक्लाइन रेशो थोड़ा सा ख़राब ही था, बट मोस्ट क्रिटिकल थिंग जो हम अपने साथ कैरी कर रहे हैं, देखिए जो एक अर्निंग्स का पार्ट था ना, उसमें आज एफएमसीजी आज के दिन हम सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कैरी कर रहे हैं अपने साथ, सकारात्मक का। अब आइए जरा सेक्टोरियल प्राइस परफॉर्मेंस पे। फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स आधा 0.22%, कोई ज़्यादा नहीं यहाँ पे। पीएसयू बैंक्स बैकफुट पे थे। डिफेंस अगर आप देखें बैकफुट पे था। कैपिटल मार्केट थीम सबसे ज़्यादा स्लाइड हुई यहाँ पर, जिसकी मोर और लेस प्रेजेंस जो है वो मिड कैप में ज़्यादा है। मेटल्स बैकफुट पे रहे, और एफएमसीजी आज 1.25% ऊपर। उसके बाद द फार्मा बैकफुट पे था, आज ऑयल गैस बैकफुट पे था, और साथ ही साथ निफ्टी एनर्जी इंडेक्स। तो सेक्टोरियल प्राइस परफॉर्मेंस शायद आपको इतनी बहुत नज़र ना आए। एक बार आते हैं इंडेक्स की प्लेसमेंट पे, यानी निफ्टी को कौन ड्रैग कर रहा था और किसने रिवर्सल प्रोवाइड किया। रिवर्सल प्रोवाइड करने के क्रम में आई थिंक आज का दिन बिलोंग करता है एचयूएल। मेरे ख्याल से 9:45 के आसपास नंबर आए। उसके बाद जो स्पाइक आया, मेरे ख्याल से उस वक्त प्राइस था इसका 2440 रुपये। वो एचयूएल के बाद जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ पे प्रमोटर के की खबर के चलते अगर आप देखें, बैंक के उसके वारंट्स वाली खबर के चलते बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आया। एटर्नल अगेन अपने करियर के हाईएस्ट क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ। कोटक महिंद्रा बैंक, आईटीसी अर्निंग से पहले मैं जो कह रहा था ना आपको कि सारी की सारी कॉल भी की हुई है, 410 से लेकर 440 तक नहीं क्रॉस कर पाया फाइनली उस ट्रेजेक्ट्री को। पावर ग्रिड, जेएसडब्ल्यू स्टील, अपोलो हॉस्पिटल, नेस्ले, ये कुछ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, बट बैकफुट पे था अदानी एंटरप्राइजेस। पोस्ट अर्निंग्स क्रैक हुआ, क्रैश हुआ इनफैक्ट 2431 के स्तर पर 4% नीचे। टाटा स्टील, सन फार्मा, ट्रेडीज, अदानी पोर्ट्स। रिलायंस बैकफुट पर रहा। रिलायंस 1400 के क्लस्टर को नहीं गेन कर पाया, रीगेन कर पाया, वो थोड़ा सा मायूस करता हुआ। निफ्टी आपके स्क्रीन पे शट। निफ्टी लगभग क्लोज हुआ आज एक बड़े टर्बुलेंस के बाद 24,764, तो डे हाई से तो श्रेया काफ़ी नीचे, बट महत्वपूर्ण है कि डे लो से रिकवर हुआ, और डे लो से जो लगभग 164-165 का डिफरेंशियल है, वो एवरेजेस के लिहाज से और कल की सीरीज़ के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बट श्रेया, आज पंचनामा में कौन है आपके साथ? पंचनामा में आज पहली बार हमारे साथ जुड़ेंगी कविता जैन जी, और वो हमारे दर्शकों की क्वेरीज एड्रेस करेंगी। सीएनबीसी आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, 335 पर, एक्स पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर आप हमारे साथ जुड़िए। अपने कुछ भी क्वेरीज हो वो आप पूछिए। और आप बात करते हैं कि जुलाई सीरीज़ का अंत हुआ, अगस्त सीरीज़ की शुरुआत होगी। काफ़ी चर्चाएं सोशल मीडिया पे बस थी वीरेंद्र जी कि अगस्त की सैलरी ख़त्म हो गई, लेकिन जुलाई ख़त्म नहीं हो रहा। अब समाप्त हुआ है खैर जुलाई। संघर्ष तो मिडिल क्लास के साथ जारी रहेगा श्रेया। जब 31 जाएगी, एक आएगी,
खुशी आएगी और अगली 20 तक तनख्वाह फिर साफ हो जाएगी, है ना? वाह वाह। और अगले 10 दिन संघर्ष जारी रहेगा। तो 31/1 आपके लिए, हमारे लिए, मिडिल क्लास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। खैर, जैसा भी है, कोई प्रश्न आपके जहन में आता है तो ज़रूर पूछिएगा। श्रेया के साथ आज कविता जी होंगी, आपकी समस्या सुलझाएंगी कविता जी, है ना? आपसे कल मुलाकात होगी शुक्रवार को, और माहौल थोड़ा सा खुशनुमा रखिएगा। कल से है अगस्त की सीरीज़ की शुरुआत, आज़ादी का महीना, आज़ादी की सीरीज़ शुरू होने को है। सुबह मिलते हैं 7 बजे मॉर्निंग कॉल। तब तक के लिए नमस्कार।